हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, और वो 11th 12th JEE नीट इनके बच्चों को केमिस्ट्री के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और उन्होंने कई सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं, और उनका ये इंटरेस्ट रहा है कि सिर्फ न केवल सिर्फ पढ़ाई बल्कि बच्चों को साथ साथ वैल्यूज भी दी जाए। तो उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज, स्पिरिचुअल कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, वो ज्वाइन मतलब जिनको उन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, जो कि श्रीमान राधेश्याम प्रभु जो कि IIT से है, उन्होंने डिजाइन किए हैं। जैसे कि डिस्कवर योर सेल्फ है, पॉजिटिव थिंकर है, सेल्फ मैनेजमेंट है, या फिर टाइम मैनेजमेंट है, और ठीक है, प्रोएक्टिव लीडरशिप प्रोग्राम, और संकल्प कैंप, स्फूर्ति कैंप, और उत्कर्ष आस्था, ठीक है, और ऐसे कई सारे बेहतरीन कोर्सेज जो है स्पिरिचुअल कोर्सेज, वो उन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। और उनका हमेशा ही एक इंटरेस्ट रहता है कि जितने भी लोग हैं, बच्चे बूढ़े, सबको जो है वो स्पिरिचुअलिटी देना चाहे। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको कई सारे एकेडमीज ने, कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने एज अ बेस्ट टीचर करके अवार्ड दिया गया है, अवार्ड है मतलब। तो और उनको एक्चुअली उनको ऐसा उनकी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मतलब उन्होंने बोला कि मेरे बारे में ऐसा कुछ मत बताना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके बारे में ये चीजें। ऑल्सो उन्होंने ऐसे जो सेशंस है, ये कई सारे कॉलेजेस में, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में ये पहले भी दिए हुए हैं। सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में, MIT इंस्टीट्यूट्स में एज अ स्पीकर करके उनको एज अ गेस्ट लेक्चर देने के लिए भी बुलाया जाता है। तो वहां पे भी वो कई सारे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वो टीचर्स ट्रेनिंग के भी एक एज अ पार्टनरशिप में लोगों को गाइडेंस देते हैं। और अलग अलग कोर्सेज, जैसे कि आज हम डिस्कवर योरसेल्फ कोर्सेज, ऐसे ऐसे अनेक स्पिरिचुअल कोर्सेज जो है वो उन्होंने कंप्लीट किए हुए, और लोगों को उसके बारे में, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं वो, ठीक है। सो हम सब उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लेके कई सारे लोगों को कि हम अपने बारे में जानने के लिए उन्होंने ये एक नया कोर्स शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच अजय सर। आपने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया शायद, बट अभी मैं कुछ जो एक कोर्स जिन्होंने डिजाइन किया है उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए इस कोर्स का नाम है डिस्कवर योर सेल्फ, ठीक है। तो उसी को हमने हिंदी में क्या नाम दिया है, खुद की खोज विज्ञान और आध्यात्म के साथ। तो ये हमने ये कोर्स में देखने वाले हैं। इसके अंदर 6 सेशन कोर्स है, और इसको डिजाइन किया गया है राधेश्याम दास जी श्रीमान राधेश्याम दास, जिन्होंने MTech IIT बॉम्बे से किया है। और ये जो स्लाइड शो डिजाइन किया है, जो हम PPT अभी देखने वाले हैं, तो वो जो डिजाइन किया है वो डिजाइन किया है श्रीमान करुणा गौरंग दास, जिन्होंने MBA किया है मुंबई से। तो उन्होंने ये पावर पॉइंट, बहुत ही अच्छा सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया है। तो हम आगे देखेंगे उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए मेरा हिंदी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप टॉलरेट कीजिए। देखिए आप जितना पॉसिबल होगा हमें आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे राधेश्याम दास जी का। श्रीमान राधेश्याम जी जिन्होंने MTech किया IIT बॉम्बे से, तो उनके अचीवमेंट्स देखते, जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। एजुकेटेड हाईली इंटेलिजेंट जो लोग हैं उनके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो हम उनके बारे में देखते हैं कि उनके अचीवमेंट्स क्या है, वो हम डिटेल में देखेंगे उनके बारे में। तो देखिए इन्होंने डिस्कवर योरसेल्फ जो कोर्स आज हम ले रहे हैं, उस कोर्स को इन्होंने डिजाइन किया है। इसके ऊपर एक बुक भी है जो इन्होंने लिखा है, वैदिक वॉइसेस फॉर इंस्पिरेशन कल्चर एंड एजुकेशन वॉइस। ये यूथ्स को साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में, अच्छे कैरेक्टर में उनको ट्रेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है वॉइस। उसके वो डायरेक्टर है, इन्होंने वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, उसको बनाया हुआ है। तो वो टॉप रैंकर थे उनके
स्कूलिंग्स में एज वेल एज उनके इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में एंड एमटेक में। तो थ्रू आउट वो टॉप रैंक करते हैं। उनको गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उनको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है उनके लिए। तो हम देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग वो टॉप मोस्ट कंपनीज में भी काम किया है एज रिसर्च फेलो करके, थर्मैक्स, मैथर एंड प्लांट्स, CCRI एंड सो मेनी अदर्स। एंड अगेन वो जो है यूथ काउंसलर एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर है बहुत सारे यूथ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज कॉर्पोरेट्स में जो वर्किंग पीपल है, बहुत सारे MDs है, CEOs है, मैनेजर्स है, उनको भी वो गाइड करते हैं। फिर उन्होंने 5 वॉल्यूम सीरीज स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न यूथ ये बुक्स लिखे। इसके अंदर हम देखते हैं कि डिस्कवर योर सेल्फ, सेल्फ मैनेजर, पॉजिटिव थिंकर, प्रोएक्टिव लीडर एंड सो मेनी अदर बुक्स आर देयर। बहुत सारे ऐसे अलग अलग किताबें हैं जो उन्होंने लिखे, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। उन्होंने उसके बाद भगवत गीता का सार के ऊपर भी 5 वॉल्यूम लिखे हैं, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, बहुत तार्किक है और लॉजिकल है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और ये खुद कम्युनिकेशन, मंत्रा मेडिटेशन, लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट, इन सब में बहुत पारंगत है, एक्सपर्ट है, और दूसरों को भी ये सारी चीजों में वो ट्रेन करते हैं। फिर उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है 2004 में, ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड। उसके बाद उन इनोवेटिव जो यूथ्स के लिए उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, यूथ्स को ट्रेन किया है अलग अलग स्पिरिचुअलिटी में, अच्छे कैरेक्टर में, अच्छे गुण उनमें उन्होंने इम्पार्ट किए हैं, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। अल्सो उनको जीव गोस्वामी अवार्ड भी मिला था 2005 में। एंड इनके बारे में हम बोलते रहेंगे तो पूरा सेशन अपना इधर ही खत्म हो जाएगा। इनकी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इनके ब्लेसिंग्स लेके और इनके आशीर्वाद से इन्होंने जो ट्रेनिंग दिया है उसको एज इट इज जैसे के वैसे आपको बताने का कोशिश करूंगा। और आप सब जो भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, जो मेरे कुछ टीचर्स रहेंगे, स्पिरिचुअल टीचर्स, और जो मेरे बाकी टीचर्स थे भौतिक, जिन्होंने मुझे पढ़ाया बहुत सारी चीजें, उन सब का मैं आशीर्वाद लेके और उन सबको धन्यवाद देके आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो सेशन है हमारा, सेशन 1, तो उसका नाम हमें पता है क्या है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो देखिए हमारा जो स्लाइड रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, बट मैं सारी चीजें आपको हिंदी में बताऊंगा, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं कि इंग्लिश में दिख रहा है सारी चीजें उधर। तो हम स्लाइड देख रहे हैं कि उसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये वाला इंग्लिश में रहेगा, बट बाकी सारी चीजें मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी देखिए मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स मतलब क्या। हमने देखा है कि ये जो ब्रह्मांड है, लेकिन रहस्यमयी ब्रह्मांड, उसके पीछे सूत्रधार, उसके पीछे के जो सूत्रधार है उनके बारे में हमें जानना है आज के सेशन में। तो देखिए उससे पहले कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला चीज कि अभी आजकल के समय में लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति, बहुत सारी सुख सुविधा है, बड़े बड़े बंगलो, जितने अच्छी अच्छी कार्स है, एकदम स्टाइलिश गैजेट्स है, जैसे कि मोबाइल फोन से स्मार्टफोन, आईफोन, एप्पल के लैपटॉप्स, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल, आप घर बैठे बैठे सेशन देख पा रहे, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारी चीजें होने की सबके पास है, सारी फैसिलिटीज है ना। इतने अच्छे अच्छे रोड से भी, हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, ट्रेन से, एरोप्लेन से, फ्लाइट से, ये सारा अगर हम देखते हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल है, सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो वो लोग बहुत रईस भी है, ठीक है, तो रईस भी है वो सारे लोग, और उनके पास सारी फैसिलिटीज है, सारी चीजें है। तो फिर भी हम अगर देखेंगे उनका असली लाइफ, अगर जिंदगी हम देखेंगे तो उसमें वो खुश नहीं है। हमारे पास ये सारी चीजें होने के बावजूद, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हम अगर देखेंगे कि एक शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, सच्चा सुख नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है लोगों के पास में। तो ये क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है ना। अगर हम देखेंगे आजकल की दुनिया में बहुत सारी और भी समस्याएं बढ़ गई, जैसे वातावरण का दूषित हो जाना, और अगर हम देखेंगे वातावरण का दूषित होना, और उसके साथ ही देखते कि लोग डिवोर्स, तलाक हो रहे हैं बहुत सारे, वो भी हम देख सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारे क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है, इतनी सारी, ये सारी समस्याओं का समाधान क्या है,
ये सारी समस्याएं कब खत्म होगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो अभी देखो कोई पर्सन है, भाग रहा है एक डायरेक्शन में भाग रहा है, एक दिशा में भाग रहा है, और उसको कोई पर्सन रोकने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है यार तुम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो, बट वो सुनने को तैयार नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं सुन नहीं सकता तुम्हारी बात। तो उस समय पे क्या होगा फिर, तो इसका मतलब वो मूर्ख है कि वो गलत दिशा में भाग रहा है वो पर्सन। उसको कोई बता रहा है कि अरे तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, तुम इस डायरेक्शन में जाओ, तुम गलत डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो। बट वो सुनने को तैयार नहीं, मेरे पास समय नहीं। तो आज के सेशन में भी देखिए आप, कितने कम लोग हैं हमारे पास, है ना। मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा है जितने एक्सपेक्टेड थे उससे, बट अगर हम देखेंगे तो इतने सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 250 लोगों तक हमने मैसेज पहुंचाया, तो उसमें से देखा जाए तो बहुत सारे कम 100 वगैरह कुछ लोग रहेंगे। तो इतने से लोग हमारे इसमें हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं, तो ये सारे फैसिलिटीज के बावजूद लोगों को बहुत सारी समस्याएं है, बहुत सारे दुख है, जो कि वो किसी को बता भी नहीं पाते। अगर देखते हैं हम लोग कि उनके फेस पे बहुत स्माइल होती, बहुत अच्छी स्माइल होती, बट अंदर से वो रो रहे होते, दुख होता है अंदर बहुत सारा। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? पैसा है, सारी सुविधाएं है, सुख सुविधाएं है, हम देखेंगे सारे रिलेशनशिप है, सारी चीजें होने के बावजूद भी हमने देखा, जस्ट हम लोग की ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तो वो देखा हमने कि ऑर्गेनाइजर होगा, उसके पीछे एक व्यवस्थापक होगा। अगर व्यवस्थापन है तो क्या होना चाहिए, उसके पीछे एक व्यवस्थापक भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होना चाहिए। अगर निर्मिति है, सृष्टि है, तो उसके पीछे वो क्या, किसकी ओर संकेत करती है, निर्माता की ओर संकेत करती है, ठीक है। तो ये क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर। तो सृष्टि जो है, निर्माण है, वो क्रिएट हमें निर्माता की ओर संकेत करते हैं। डिजाइन है तो डिजाइनर होगा। अगर कोई रचना है सुंदर, तो क्या करेगा, वो किसकी ओर संकेत करती है, रचनाकार की ओर, डिजाइनर की ओर संकेत करती है। तो ऐसी कोई शक्ति है तो शक्तिमान भी होना चाहिए जिसकी वो शक्ति है ना। जैसे एनर्जी है तो एनर्जेटिक होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते कि फ्लॉलेस लॉज है, बहुत सारे अलग अलग नियम है, कानून है। तो अगर नियम कानून है तो उनको बनाने वाला भी तो चाहिए, तो उसको लॉ मेकर बोलेंगे। तो ये जो अलग अलग लॉज है वो क्या करते हैं, कानून की तरफ, कानून जो है वो कानून बनाने वाले की तरफ संकेत करते हैं। तो ये अब जो 5 चीजें हैं हम लोग देखने, ये पूरे 6 चीजें जो है इनको हम अच्छे से डिटेल में देखने वाले। ABCDEF तो आपको याद रखने के लिए बहुत आसान है। A फॉर आर्टिस्ट्री इम्प्लाइज आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर की तरफ संकेत करता है, क्रिएशन क्रिएटर की तरफ संकेत करता है, डिजाइन डिजाइनर की तरफ संकेत करता है, और एनर्जी जो है एनर्जेटिक की तरफ संकेत करता है, फ्लॉलेस लॉज लॉ मेकर की तरफ संकेत करता है, ठीक है। तो अगर हम अब देखेंगे, पहले ए से शुरुआत करते हैं, आर्टिस्ट्री। तो देखिए इसमें अगर हमने देखा, पहला अगर देखें इसमें एक ब्यूटीफुल क्या दिख रहा है आपको, वहां पे बहुत सारे अलग अलग दिख रहे हैं कि हमें वहां पे पेंटिंग्स है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स है हमने देखी, तो इसमें ये वाले जो बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग्स है, तो पेंटिंग्स किसी कलाकार ने बनाया हुआ है, ये आर्ट है, तो उसका पीछे कलाकार है, पेंटर है। तो उनके नाम भी दिए, देखो हर एक पेंटिंग के साथ में उनके नाम भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये पेंटिंग, ये वाले तो बहुत अलग अलग सुंदर पेंटिंग्स है। तो एक बार मैं एक घर में गया था मेरे एक फ्रेंड के, उसका घर में देखा कि एक पेंटिंग था, इतना कुछ खास नहीं था। तो उसको पूछा, अरे पेंटिंग कहाँ से लाया तुमने, तो बोले मैंने खरीदा। मैंने बोला कितने में, तो उसने बोला, उसको वो बहुत रईस था, बहुत अमीर था वो दोस्त, और उसके उसको पेंटिंग का बहुत शौक है, तो उसने 1.5 लाख में वो पेंटिंग खरीदा था। तो मैंने बोला किसी बच्चे ने बनाया ऐसा पेंटिंग दिख रहा था, वो इतना कुछ सुंदर नहीं था पेंटिंग। बट उस पेंटिंग के लिए, कुछ लोग पेंटिंग्स के लिए पागल होते हैं, उनको पेंटिंग दिखा तो वो पेंटिंग का बहुत शौक होता है। और कोई पेंटिंग समझने के लिए वैसे वो पेंटिंग के बारे में जानने वाला भी चाहिए। जिसको पेंटिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं, वो समझ भी नहीं सकता। तो अभी उसे ही पता कि वो पेंटिंग उसको इतनी पसंद क्यों है। पर 1.5 लाख की बिकी गई वो पेंटिंग। फॉरेन में भी देखते हैं हम लोग, इंडिया में इतना नहीं, बट फॉरेन में पेंटिंग्स के बारे में बहुत क्रेज है। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोग पेंटिंग खरीदते हैं। तो ये जो पेंटिंग है, बनाया कलाकार ने, कैसे बनाया है, प्रकृति के देख के, सृष्टि को देख के ही बनाया हुआ है। तो देखिए ये असली जो चीजें है, असली चीजों को देख के ये बनाया हुआ पेंटिंग। ये भी अगर ये वाटरफॉल वाला देखिए, ये वाला हमने देखा कि बहुत सारे रोजेस है, उसको भी। बट अगर हम देखें असली नेचर को देखेंगे, अगर हम देखें ये वाला पिक्चर, ये वाला पेंटिंग, तो ये कितने सुंदर है, कितने डेलिकेट है ना, कितने नाजुक है। अगर हम देखेंगे पेंटिंग्स जो है वो उसके अंदर कितने अलग अलग
रंगीन है वो पेंटिंग। अगर हम देखेंगे उसमें बहुत सारे अच्छे कलर्स है, वो सुंदर है, अट्रैक्टिव है। सारे जो पेंटिंग्स, ये जो एक्चुअल फोटोज है पेंटिंग से कई गुना ज्यादा, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम बोलते कि पेंटिंग के पीछे कोई बनाने वाला है, उसको पेंट करने वाला है, तो इतनी जो प्रकृति बनाई है सुंदर, वाटरफॉल देखिए, ये वाले जो पहाड़ है अलग अलग, ये सारे फ्लावर्स है, तो उसको किसने बनाया है, ये हमारे पास कोई सवाल आना चाहिए, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको भी कोई बनाने वाला होना चाहिए। आर्ट है इसका मतलब आर्टिस्ट, इतना अच्छा आर्ट है, इतना अच्छा प्रकृति है, तो ये जो कला है इसको कोई तो बनाने वाला, उसके पीछे आर्टिस्ट होना चाहिए। और ये सब तो किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो हम आगे देखें, तो इसलिए क्या होगा देखिए, इसके बाद हम लोग अलग अलग वाटरफॉल, देखो इसका एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे वाटरफॉल का। तो ये देख के हमें सवाल आना चाहिए, किसी ने तो बनाया होना चाहिए, बराबर है ना। अभी देखिए और एक वीडियो है इससे रिलेटेड, वो भी देखेंगे हम लोग। कितने अलग अलग तो फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हु इज द आर्टिस्ट, है ना। ये सारी प्रकृति को देख के, जैसे हम कोई चीज देखा, पेंटिंग देखा, तो हम सबसे पहला सब क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पेंटिंग को किसने बनाया है, कौन है वो कलाकार, कौन है वो पेंटर जिसने इस पेंटिंग को बनाया हुआ है, ठीक है ना, हम वो पूछते हैं। तो वैसे ही जब हम एक बहुत सुंदर प्रकृति को देखते, तो हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि हु इज द आर्टिस्ट, कौन है इसके पीछे कलाकार, सुप्रीम कलाकार कौन, इतना एक्सपर्ट, इतना कुशल कलाकार कौन है इसके पीछे, वो हमने पूछना चाहिए। चलो आगे जाते हैं। देखिए, अगर हमें पेपर का भी रोज बनाना है, एक गुलाब का फूल बनाना है पेपर से भी, तो हमें क्या क्या लगेगा, देखिए एक पेपर लगेगा, रंगीन पेपर लगेगा, उसके बाद सीजर लगेगी, उसके बाद ग्लू लगेगा, कलर पेन्स लगेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगेगा, ये सारी चीजें तो होने के बाद, आप में से कितने लोगों को गुलाब का फूल बनाते आता है? बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा स्कूल टाइम्स में, है ना, आपके स्कूल डेज में। बट अगर देखते कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको पेपर से गुलाब का फूल बनाते नहीं आता, जैसे कि मुझे भी नहीं आता है, ये जो पेपर है इससे गुलाब का फूल बनाने मुझे भी नहीं आता। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो कला लगती है, वो कला होनी जरूरत है, ठीक है ना। वो कला चाहिए कि वो पेपर के, ये जो रंगीन पेपर है उससे गुलाब का फूल बनाते आना चाहिए। तो उसके पीछे भी एक कलाकार है, उसके पीछे एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपना इंटेलिजेंस यूज करके उस फ्लावर को बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि ओरिजिनल गुलाब, देखिए ओरिजिनल ये जो गुलाब का फूल है, रोज फ्लावर है, और ये जो पेपर का बना हुआ है, दोनों में से देखिए कौन सा सुंदर है, ओरिजिनल कितना सुंदर है, देखिए उसका कलर कितना अच्छा है, कितना सुंदर अट्रैक्टिव कलर है, वो कितना डेलिकेट है, उसका इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा, है ना, फ्रेग्रेंस आएगा, देखिए उसका सुगंध आएगा, हम देखते हैं वो जो डिजाइन है वो यूनिक है। वैसा हम अपने लैब में कितना भी अपना साइंस डेवलप हो, टेक्नोलॉजी डेवलप हो, हम अपने लैब में उसको बना नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो देखिए जो ओरिजिनल फ्लावर है पेपर फ्लावर से कई गुना ज्यादा सुंदर है ना। तो फिर वो फ्लावर को देखते समय हमारे मन में क्यों नहीं आता कि इसके पीछे कौन है, कौन कौन सा आर्टिस्ट है, किसने इस फ्लावर को बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी नेचर में जो फ्लावर्स इतने डेलिकेट, उसके अंदर बायोलॉजिकल अरेंजमेंट भी है, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट है, अलग इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो बॉटनी पढ़ते स्टूडेंट्स या अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्लावर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते, पेटल्स होते, सेपल्स होते, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो पेपर फ्लावर में नहीं होगा, जो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, फ्रेग्रेंस होगा, उनका शेप होगा, फॉर्म होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो
देखिए आगे चलते हैं अभी हम लोग। तो अभी आर्टिस्ट्री इम्प्लाइज आर्टिस्ट, इसका मतलब आर्टिस्ट्री जो है वो क्या करती है, किसकी ओर संकेत करती है, एक कलाकार की ओर। कला जो है, एक कलाकृति है, वो क्या करती है, कलाकार की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। अभी हम बी की ओर जाएंगे। तो उससे पहले एक वीडियो हम देखेंगे, बहुत सुंदर वीडियो है, तो उसको हम देखेंगे। हनी बीज के बारे में है ये। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. देखिए, तो हमने देखा है इसके अंदर कि इतना सुंदर वीडियो। हनी बीज जो है उनके अंदर एक सोशल ऑर्डर है, एक सामाजिक व्यवस्था है उनके अंदर। तो देखिए उनके अंदर भी अलग अलग बीज होते हैं, कुछ वर्कर बीज होते हैं। मतलब वो क्या, उनका काम क्या है कि जो हनी कॉम्ब है उसको क्या करना है, क्लीन करना है, हनी कलेक्ट करके लाना है उसमें। और जो बाकी बीज है उनका प्रोटेक्शन करने वाले कुछ फाइटर बीज होते हैं। ठीक है, और देखते कि हम लोग उसमें अंदर ये जो सारी बीज है फीमेल बीज है, और एक ही उसके अंदर क्वीन होती है। तो बस क्वीन ही क्या करती, नई हनी बीज को जन्म देती, बाकी सबको जन्म नहीं देते। तो अगर हम देखेंगे बाकी जो हनी बीज है बस वर्कर बीज होते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। तो उसमें जो रेड उनके ऊपर कैप था ना एक हनी बी के ऊपर, वो क्वीन है। ठीक है, तो उनके अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो क्लीनिंग करते हैं, उसको वो कूल रखने के लिए अपने विंग से फैनिंग भी करते हैं। तो इतना ये सब करने के लिए उनको इंटेलिजेंस कहाँ से आ, किसने बुद्धि दी उनको, एक क्षमता कहाँ से आई उनमें, वो सोचना चाहिए। ठीक है, आगे भी और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ये देखिए एंट हिल है जो चींटियां बनाती है, उसके बारे में एक वीडियो है, वो देखेंगे। Similar to ants, termites live in colonies made up of millions of individuals. They work together so harmoniously that the whole colony functions like a single body, a single creature. These are worker termites. They are blind and deaf. As you can see, they mix pieces of earth with a special plaster and widen the walls of their nest. God has given these creatures, which behave like the cells of a single body, different bodily structures for different jobs. Workers are born with the necessary tools for construction on their bodies. As you are now seeing, soldier termites are equipped with heavy weapons. Termites grow fungi in underground storerooms down in the depths of their nests. ठीक है, हमने देखा है वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो था। देखिए तो उसके अंदर हमने देखा कि हनी बीज जो है वो किस तरीके से अपना एंट हिल, सॉरी एंड्स जो है, चींटियां जो है वो अपना किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से एंट हिल बनाते हैं, है ना, हमने देखा उसके अंदर। तो जो एंट हिल है उसको बनाने के लिए कुछ वर्कर एंट्स होती है, कुछ वर्कर चींटियां होती है, वो उनको स्पेशल तरीके से, उनके अंदर बाकी चींटियों से अलग एबिलिटीज होती है।
तो देखिए कितना बड़ा बनाते हैं और उसके पीछे बहुत ज्यादा बड़ा आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, एक डिजाइन है, एक वेल प्लान आर्किटेक्चर उसके पीछे है। अगर हम देखेंगे वो जो एंट हिल बनाया है चींटियों ने, तो ये जो एंट हिल है अंदर से बहुत ठंडा रहता है, बहुत शीतल रहता है ये अंदर, अगर आप देखेंगे तो इसी से साइंटिस्ट ने इंस्पिरेशन लेके एसी बनाया हुआ है, रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है। तो एंट हिल का जो अंदर का मैकेनिज्म है बहुत ही कूल रहता है, बहुत ही ठंडा रहता है वो अंदर। तो टेम्परेचर एक मेंटेन होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर अंदर मेंटेन होता है, अगर आपको पता नहीं होगा तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि अपने पास समय कम है, हम आगे चलते हैं। तो देखिए ये वाला स्पाइडर के बारे में अगर देखेंगे हम लोग तो Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer. Otherwise, the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. ठीक है, अभी हमने देखा है कि ये वाला जो है इसके अंदर इतना अच्छा वीडियो था, इसके अंदर देखिए। तो ये वाला हमने देखा कि उसके अंदर स्पाइडर ने जो अपना जाल बनाया है, वो बनाने के लिए वो जो कह रहे वीडियो के अंदर कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया रहना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, बट उनके बच्चों को किसी स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिट तो नहीं करते हैं। और वो जो बनाते हैं जाल, उसके लिए उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना है, उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा पहले पेपर के ऊपर, बहुत सारी चीजें उनको कैलकुलेट पड़ेगी। उनको तो मैथ्स तो किसी ने सिखाया नहीं है ना, पढ़ाया नहीं, फिर उनको कैसे आता है सारी चीजें। अगर हम देखेंगे तो ये सारा जो चीजें बनाई गई है, तो उनको कहाँ से इंटेलिजेंस आता है, किसने दिया इंटेलिजेंस उनको ये सब बनाने के लिए, किसने बुद्धि दिया उनको बनाने के लिए सारी चीजें। ये जो है वो हम देखते कि अगर 150 मंजिल की जो इमारत होगी उसके बराबर उसको जो डिजाइन करने के लिए ब्रेन लगेगा, वो सारे जो कैलकुलेशंस लगेंगे, वो सब स्पाइडर को, वो सब उनको उनके दिमाग में ऑलरेडी है, तभी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड जाल बना सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। ठीक है, अभी आगे जाएंगे हम लोग। और इसमें बाकी भी बहुत सारी चीजें, रेशम का कीड़ा जो है अगर आप देखेंगे वो वाला है, बहुत सारे अलग अलग जानवर के वीडियोज है, बट हम सारे नहीं देखेंगे, हम आगे जाएंगे क्योंकि अपने पास समय कम है। तो बहुत अच्छी सृष्टि है उसके अंदर। तो देखिए इनके बीच में क्या है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यवस्था है, एक संगठन है। तो ये इतना सुंदर संगठन है, व्यवस्था है। हमने हनी बीज का एग्जाम्पल देखा, एंड्स का एग्जाम्पल देखा, स्पाइडर का एग्जाम्पल देखा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें, बट हम आगे जाएंगे अभी। तो इतनी अच्छी जो व्यवस्था है, तो व्यवस्था है इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसके पीछे व्यवस्थापक होना चाहिए। अगर आयोजन है, इसका मतलब एक किसकी ओर, आयोजक की ओर संकेत करता है। जैसे एक कोर्स चल रहा है हमारा, है ना, तो उसके पीछे क्या है, आयोजक भी है एक। तो कुछ लोग उसके आयोजन करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज ऑर्गेनाइजर। तो हम देखते व्यवस्था जो है वो एक व्यवस्थापक की ओर संकेत करते हैं। तो हम देखते हैं अभी कुछ इंसान ने बनाई हुई बहुत सुंदर चीजें, हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि देखिए कार से, तो एक कार है तो किसी ने तो बनाई होगी, वो तो ऐसे ही नहीं आई है, चांस से नहीं आई है ना, कि हम देखते हैं कि बाय चांस नहीं आई ये कार, किसी ने तो बनाया है उसको, समवन मैन्युफैक्चर इट।
फिर हम देखते हैं कि उसके बाद इतने अच्छे कंप्यूटर्स है, आईफोन्स है, एप्पल है, देखिए तो किसी ने उसको असेंबल किया है, उसको अरेंज किया है, उसको डिजाइन किया है। वॉच है, ठीक है, उसकी किसी ने उसकी रचना की है, उसके अंदर देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, वो खुद से अपने आप नहीं आ सकता, बराबर है, अपने आप नहीं आ सकता, या संयोग से नहीं आ सकता, संयोग से प्रकट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हम लोग इसमें से देख रहे हैं, संयोग से नहीं प्रकट हो सकता वो। अब उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए आर्किटेक्चरल मार्वल्स कितने बहुत सारे अच्छे, किसी ने तो उसको उसको देखिए बनाया है, डिजाइन किया गया है। आर्किटेक्चरल मार्वल्स जो है बहुत सारे अलग अलग स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स है, किसी ने उसको बनवाया है। फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग बाकी बहुत सारी चीजें दी है। अभी हमें देखना है इसके बारे में कि यूनिवर्स, ठीक है, तो यूनिवर्स को भी एक सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर होना चाहिए। इतना अच्छा सुंदर यूनिवर्स है, तो इसके बारे में कि हम वीडियो दिखेंगे। देखिए सारे समूह मिलके सुपर क्लस्टर बनता है। क्या बनता है? सुपर क्लस्टर, ठीक है। तो उससे हमने देखा कि सुपर क्लस्टर जो है, ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स हैं मिल, जिनको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत सुपर क्लस्टर्स है, ठीक है। तो इतने सारे सुपर क्लस्टर से सब जो है ना कि पूरा क्या बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इतने सारे सुपर क्लस्टर जो होने के बाद हमने देखा कि इतने सारे सुपर क्लस्टर्स है, तो वो ऐसे ही संयोग से नहीं बने या कुछ अस्ता व्यस्त नहीं है, उनमें भी एक प्रॉपर ऑर्डर है, व्यवस्था है, सुसंगति है, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। तो ऐसे साइंटिस्ट का कहना है इनके पीछे भी। तो फिर कोई भी व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना चाहिए। ये जो प्रकृति है, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होना चाहिए, निर्माण है तो निर्माता भी होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो क्रिएशन इंप्लाइज क्रिएटर, इसका मतलब प्रकृति या निर्माण क्या करता है, निर्माता की ओर संकेत करता है, ठीक है। अभी देखिए ये जो हमने देखा इसके अंदर, ये क्या है, बीज है एक पेड़ का, सिकोआ नाम का पेड़ है, उसका बीज है। तो देखिए इधर स्केल भी लगा है, स्केल भी रखा हुआ है सेंटीमीटर। अगर हम इसको गिनेंगे, इसकी साइज तो हार्डली कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं हम लोग सीड जो है वो वाला, ठीक है, ये सिकोआ ट्री जो है उसका सीड है, उसका बीज है। तो देखिए ये सिकोआ ट्री के बारे में हम देखते हैं। वो जो ट्री है वो देखिए कितना बड़ा होता है। ये जो सिकोआ ट्री है देखिए कितना बड़ा है, दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वेरी ह्यूज ट्री, वेरी ह्यूज ट्री। हम उसके डायमेंशन भी देखने वाले हैं अभी। देखिए उसमें अगर हमने उसके अंदर अगर टनल बना है तो उसमें से गाड़ियां भी पास हो सकती है, उसके ट्रंक में से। इतना ह्यूज ट्रंक होता है। अगर आपको उसको लपेटना है, सब लोगों को उसको आलिंगन करना है, तो 20 लोगों की कम से कम जरूरत होगी। 20 लोगों को अपने हाथ एक साथ ज्वाइन करने पड़ेंगे, तब आप उसको आलिंगन कर सकते हैं, लपेट सकते हैं पूरी तरीके से। तो देखिए उसका ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। उसका अगर देखेंगे हम लोग 84 मीटर्स, मतलब उसका 275 फीट, 275 फीट उसका हाइट होता है, लगभग 300 फीट के आसपास। फिर 29 मीटर्स उसका डायमीटर है, उसका जो थिकनेस है तो उसका कितना है, 95 फीट, 95 फीट है उसका डायमीटर, उसका इसका ट्रंक का, ठीक है। तो इतना बड़ा पेड़ है और उसका सीड कितना है, देखा हमने, सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर। कितना है? ओनली 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर है उसका जो बीज है वो। तो इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ कैसे रह सकता है? वो कैसे उग सकता है? कि साइंटिस्ट इतने बड़े पेड़ को क्या उतने छोटे से बीज में रख सकते? क्या वो रख सकते? नहीं, इम्पॉसिबल है।
ये पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े पेड़ को इतने छोटे से सीड में रखना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। बट भगवान ने रखा है उसको, देखिए इतने छोटे से सीड के अंदर। तो जैसे अपना जिप फाइल होता है, अगर जिन लोगों को पता है कंप्यूटर पे जिप फाइल होता है, तो कोई बड़ी फाइल है तो उसको कॉम्प्रेस करके जिप फाइल बनाया जाता है। तो वैसे भगवान ने इतने बड़े पेड़ को कॉम्प्रेस करके एक जिप फाइल छोटा सा सीड बनाया हुआ है। तो इसके रिलेटेड एक स्टोरी आता है छोटा सा, वो मैं बताना चाहूंगा आपको शॉर्ट में। तो देखिए एक हम देखते कॉबलर होता है, ठीक है, जूते चप्पल वगैरह सीने वाला, और एक हम देखते कि एक ब्राह्मण होता है। तो दोनों दोनों भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो एक दिन नारद मुनि उनके कॉबलर के पास जाते हैं, तो वो प्रणाम वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उनको पूछते हैं कि वो कॉबलर पूछता है आप पधारे, उनको धन्यवाद करता है, उनका स्वागत करता है, और उनको पूछता है कि आप जब नेक्स्ट टाइम भगवान के पास जाएंगे ना, तो भगवान को एक सवाल जरूर पूछना कि मैं उनके पास वापस कब आऊंगा, मुझे उनके पास जाने के लिए कितने जन्म लगेंगे, और भगवान को मेरा प्रणाम बताना, मेरी प्रार्थना बता देना। फिर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपकी स्टोरी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नारद मुनि ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण बोलता है कि मेरी भक्ति बहुत अच्छे से चल रही है वगैरह वगैरह, ऐसा वो थोड़ा प्राइड रहता है, उसको थोड़ा गर्व रहता है कि मैं बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ। तो वो बोलता है भगवान को जाके पूछना, अभी तो आप जब जाएंगे तो उनको बता देना कि मैं इस जन्म में आपके पास आने वाला हूं, भगवान बहुत जल्द मैं आपको मिलने वाला हूँ। फिर भी आप, मुझे तो पता ही है, बट एक बार फिर भी आप पूछ लेना, भगवान से कंफर्म कर लेना कि मैं सच में इस जन्म में भगवान के पास, भगवान के धाम में वैकुंठ में जाने वाला हूँ कि नहीं, ऐसा पूछता है। तो नारद मुनि बोलते ठीक है। फिर नारद मुनि जाते हैं भगवान के पास और भगवान को क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कॉबलर जो था उसने भी पूछा कि वो आपके पास कब आने वाला है आपके धाम में, और वो जो ब्राह्मण था उसने भी पूछा वो आपके धाम में कब आने वाला है। तो उस टाइम पे नारद जो भगवान है, भगवान जवाब देते नारद मुनि को, कॉबलर इसी जन्म में मेरे पास आएगा, मेरे वैकुंठ धाम में आएगा, बट ब्राह्मण को और काफी जन्म लेने पड़ेंगे। तो नारद मुनि चकरा जाते हैं, बोले ऐसे कैसे, वो ब्राह्मण है, वो इतना भक्ति कर रहा है, वो कॉबलर तो अपना काम कर रहा है दिन भर, ब्राह्मण दिन भर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की पूजा अर्चना में लगा हुआ है, फिर वो उसको इतने सारे जन्म क्यों लगेंगे और उस कॉबलर को इतने कम जन्म क्यों लगेंगे, वो इसी जन्म में क्यों आएगा। तो भगवान को पूछते, तो भगवान बोलते ठीक है, तो एक जब उनको तुम उनको फिर से जाके मिलोगे ना, तो उनको कहना, वो पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो उनको बताना कि मैं क्या कर रहा था, एक जो निडल है उसके होल में से क्या कर रहा था, एक हाथी को क्या कर रहा था, डाल रहा था उसमें से, वैसा बोलो। तो फिर नारद मुनि बोले ठीक है, मैं वैसा बताता हूँ उनको जाके, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, हमने देखा कि वो गए और कॉबलर के पास गए, पहले सबसे पहले कॉबलर के पास गए। तो उन्होंने देखा कि कॉबलर को जाके उन्होंने बताया, पूछा उनको, तो कॉबलर ने पूछा कि भगवान कैसे है, भगवान ने मेरे बारे में पूछा कि नहीं, भगवान क्या कर रहे थे जब आप गए थे, उस समय भगवान क्या कर रहे थे। तो उस टाइम पे नारद मुनि बोलते कि भगवान क्या करते, एक बहुत बड़े हाथी को क्या कर रहे थे, एक जो निडल थी उसके नोक में से अगर देखेंगे उसके जो होल है उसमें से क्या कर रहे, हाथी को डाल रहे थे। तो कॉबलर बहुत खुश हो गए, वाह भगवान कितने महान है, देखो। तो नारद मुनि बोलते सच में तुम इसके ऊपर भरोसा करते हो, हाँ। बोले क्यों नहीं, भगवान इतने बड़े सिकोआज ट्री जैसे इतने बड़े पेड़ को एक छोटे से बीज में डाल सकते हैं, तो हाथी को जो एक सुई है उसके होल में से क्यों नहीं डाल सकते। बट वही फिर ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण को सेम चीज बताया उन्होंने कि भगवान एक छोटे से सुई के होल में से क्या हाथी को डाल रहे, तो ब्राह्मण बोल रहे कुछ भी फेंक रहे हैं आप, है ना, कुछ भी, मुझे आप पे भरोसा नहीं होता, आप भगवान के पास गए ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, है ना। तो उसको भरोसा नहीं था भगवान के ऊपर। तब नारद मुनि समझ जाते हैं कि देखो कॉबलर भले ही इतना सिंपल है, वो इतना भक्ति में लगा हुआ नहीं, बट उसको भगवान के ऊपर क्या है, भरोसा है बहुत अच्छा, और भगवान की भक्ति चल रही है, उसकी भक्ति करता है, बट अपना काम भी अच्छे से करता है। तो इसलिए वो इसी जन्म में वापस जाएगा भगवान के धाम वैकुंठ। बट ब्राह्मण को भगवान का तो कर रहा है चीजें बाहरी तौर से, बट उसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। तो देखिए इससे हम समझ सकते कि भगवान इतने महान है, इतने शक्तिशाली है, इतने बुद्धिमान है कि इतने छोटे से चीज जो सीड है उसमें क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि इतने बड़े पेड़ को समा सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम करके रख सकते हैं सीड को। देखिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, अगर देखिए वो सारे इतने बड़े, अभी पहले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन होते थे, अभी उसको इतना छोटा बनाया है, उसको अगर वो कंप्रेस कर सकते हैं, उसको छोटा बना सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे छोटी सी चिप होती है, माइक्रोचिप, उसके अंदर इतने सारे प्रोग्राम भरे होते हैं, इतने सारे फीचर भरे होते हैं। तो अगर एक छोटे से साइंटिस्ट कर सकते तो भगवान के लिए इम्पॉसिबल थोड़ी ना है, भगवान तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में अभी एक वीडियो देखेंगे हम लोग, जो मानवीय ब्रेन है उसके बारे में।
थॉट्स डेली आते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। देखा 50,000 से ज्यादा थॉट्स उसके अंदर डेली आते रहते हैं ब्रेन के अंदर। हमने देखा कि इतना ब्रेन के फीचर्स है, इतने अच्छे खासियत है ब्रेन की, तो इतने कॉम्प्लिकेशन है। अभी तक जितना ब्रेन का स्टडी हो चुका है, साइंटिस्ट को जितना ब्रेन के बारे में पता है वो बहुत कम है। उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं है ब्रेन के बारे में। वो 30% ज्ञान उनको पता है बस ब्रेन के बारे में, उन्होंने जो स्टडी किया है वो। तो ब्रेन की इतनी सारी अमेजिंग चीजें हैं, तो उसको ऐसे ही हम सहयोग से आया ऐसे नहीं बोल सकते, उसको कोई डिजाइनर होना चाहिए। अगर देखो मैंने कोई चौक फेंक के मारा बोर्ड पे, मैं तो टीचर हूं, तो चौक फेंक के मारा बोर्ड के ऊपर, तो कोई डेरिवेशन ऑटोमेटिक लिख के नहीं होने वाला उधर, है ना। एक डॉट आ सकता है बट एक कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन उसके ऊपर नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड जो ब्रेन है कोई सहयोग से नहीं आ सकता, उसको कोई बनाने वाला चाहिए, उसके पीछे डिजाइनर होना चाहिए, रचनाकार होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए ह्यूमन ब्रेन जो है, दुनिया में जितने भी लाइब्रेरीज है उनमें जितने बुक है वो सारे के सारे बुक में जितनी इंफॉर्मेशन, उतनी सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन अपना स्टोर कर सकता है, इतना ब्रेन का कैपेसिटी है, ठीक है। अभी देखिए हम थोड़ी, अभी उसमें दो टाइप के डिजाइन होते हैं, एक माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। एक सूक्ष्म तौर पे, सूक्ष्म लेवल पे अगर देखेंगे हम लोग बहुत सूक्ष्म स्तर पे, और एक बहुत उच्च स्तर पे या अगर बड़े स्तर पे हम बात करेंगे, तो ऐसे अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, हमने देखा उनकी रचना होती है। तो हम वो देखेंगे आगे चल के, धीरे धीरे वन बाय वन देखेंगे हम लोग। तो देखिए पहले डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। हमें पता है कि केमिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन अणु रेणु होते हैं। तो वो जो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, केमिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एटम जो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, वो सबसे छोटा पार्टिकल है। बाद में बोले कि उससे छोटा और है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और भी है, नए पार्टिकल मिल रहे हैं, मेसॉन, पायॉन्स। तो ये क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। तो अगर देखिए मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स के अगर थोड़े भी अगर प्रॉपर्टीज हमने चेंज किए तो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। मीठा चीज खट्टा बन सकता है, तीखा बन सकता है, कड़वा बन सकता है, उसका कलर बदल सकता है, उसका अगर हम देखेंगे, उसका अगर सुगंधित कोई अगर पदार्थ होगा तो वो दुर्गंधी बन सकता है। अगर उसके थोड़े भी हमने क्या किए, उसका जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको चेंज किया तो इतने सारे उसमें बदल हो सकते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतनी सारे सीक्वेंस है, इतने सारे चीजें हैं। तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जो लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर होता है 12th में। तो इसमें देखिए 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं। बॉडी सेंटर टाइप होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, फिर बेस सेंटर, ऐसे 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस, अलग अलग 14 टाइप के क्या होते हैं, ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं। तो इसके बारे में हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि क्रिएशन जो कोई भी पदार्थ है, तो उसका ऐसे रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, कोई सहयोग से आस्था व्यस्त नहीं है, उसके अंदर एक प्रॉपर व्यवस्था है। हम देखते हैं कि संगति है, संगतिशील है वो, ठीक है। तो और एक उसकी रचना जो है, तो संगतिशील अगर कोई व्यवस्था है तो उसको किसी ने रचना करनी होनी चाहिए, की होनी चाहिए। तो हमने देखा है सूक्ष्म स्तर पे देखा, ठीक है। अभी देखिए और एक सूक्ष्म स्तर पे अगर देखना है हमें, तो ग्रेफाइट और डायमंड है, दोनों किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। अगर आपको पता है तो कार्बन के बने हुए हैं दोनों, ग्रेफाइट एज वेल एज डायमंड। जाके देखेंगे हम, ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, ग्रेफाइट, और उसको ज्यादा कुछ कीमत नहीं है। कोयला जो है उस ग्रेफाइट का, उसको कुछ कीमत नहीं, बट डायमंड कितना कीमती है और हार्डेस्ट मटेरियल, दुनिया का सबसे कठिन मटेरियल है। अगर हम देखेंगे पदार्थ है वो, उस हथौड़े से अगर उसको मारेंगे तो हथौड़ा टूट जाएगा बट वो टूटेगा नहीं, अगर डायमंड आपको पता नहीं होगा तो, ठीक है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों सेम इसके बनाए हुए, बट उसकी क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है वो अलग तरीके से की गई है उसमें। तो क्या है, रचना में उसके थोड़ा फर्क है। तो देखिए प्रॉपर्टीज में कितना अलग प्रॉपर्टीज है उनके, ठीक है। तो इससे समझ सकते कि ये जो सारी रचना है उसको देख के, तो एक वीडियो देखेंगे हम लोग अपने सोलर सिस्टम, सौर माला के बारे में। तो
देखिए हमने देखा कितना अपना अनोखा सोलर सिस्टम है। इसमें अर्थ एक क्या है, सैटेलाइट हो, सन के अराउंड घूम रहा है, सैटर्न है, मर्क्यूरी है, बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट है। देखिए बुध है, गुरु है, वो सारे जो प्लैनेट से इसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। अलग अलग उनकी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बट अगर आपको पता होगा, जो प्लूटो है वो क्या करता है, किसी एक फिक्स कक्षा में घूमता नहीं है। वो कभी 7वें नंबर पे जाता है तो कभी 9वें नंबर पे जाता है, तो अलग अलग कक्षाओं में घूमता रहता है। बट कभी सुना आपने कि दो ग्रहों की टक्कर हुई है, दो उपग्रहों की टक्कर हुई, प्लूटो ने किसी के साथ टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया? अगर हम सिंपल देखेंगे कि कोई एक चौक है तो उस चौक में ट्रैफिक पुलिस की जरूरत पड़ती है ताकि एक्सीडेंट ना हो, है ना। बट यहाँ पे हमने देखा सोलर सिस्टम के अंदर इतने सारे ग्रह है, इतनी सारी चीजें हैं, तो इतने सारे ग्रह होने के बावजूद प्लूटो इनकी कक्षाओं में जाने के बावजूद कभी टक्कर नहीं होते। हम देखते कि बहुत बार न्यूज आती है, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि उल्का जो है कि नहीं, उल्का आने वाला है, अर्थ के अपनी धरती के नजदीक से गुजरने वाला है, धरती पे आ सकता है, बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, इधर गिरेगा उधर गिरेगा, ऐसे साइंटिस्ट बताते रहते, वैज्ञानिक बताते रहते बहुत बार हमें बहुत सारी चीजें। बट आज तक कोई गिरा नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा कोई तो इंसिडेंट हुआ रहेगा। तो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उन सब चीजों से, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमने वो सोचना चाहिए। ठीक है, अपना जो सोलर सिस्टम है, देखिए उसके अंदर हम देखेंगे उसकी खासियत जो है, तो उसका जो है, उसका डायमीटर हमने देखा कि उसका जो डायमीटर है, वो थिकनेस है, वो कितना है, 10 लाख प्रकाश वर्ष है, 10 लाख लाइट ईयर्स। ठीक है, 10 लाख लाइट ईयर्स। और वो कितना होता है, 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक लाइट ईयर मतलब, एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना होता है, 10⁻12 किलोमीटर, इतना बड़ा होता है। ठीक है, 10 लाख। और हमने देखा कि उसका जो लेंथ है वो 1 लाख लाइट ईयर्स से 10 लाख लाइट ईयर्स, 1 लाख, इतनी बड़ी बड़ी उसके डायमेंशन है। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक हमने देखा, आगे आगे जाके देखेंगे हम लोग। देखिए ये एक और एक वीडियो देखना है हमें। The Earth rotates around its axis once a day. The tilt of the axis affects when seasons occur. When the axis tilts toward the sun, the northern hemisphere experiences summer, while the southern hemisphere experiences winter. In half a year, the Earth will revolve elliptically counterclockwise around the sun, while the axis stays tilted at 23.5 degrees. When the axis tilts away from the sun, the northern hemisphere then experiences winter, and the southern hemisphere experiences summer. अर्थ का घूमना रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम देखेंगे तो अर्थ की। और हम देखते कि जो भी प्लैनेट घूम रहे हैं उनका स्पीड फिक्स है, उनका जो गति है वो फिक्स है। उनको हम 3 डिजिट जो है, जैसे 360.265 इतना दिन लगता है अर्थ को एक बार घूमने के लिए सन के अराउंड। ठीक है ना, तो वो सारा हम बता सकते हैं। वैसे सारे जो उपग्रह है, ग्रह है, उनके बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। साइंटिस्ट ने वो कैलकुलेट भी किया है, तो कितना प्रिसाइज है उनका मोशन। तो ये ऑटोमेटिक नहीं आ सकता, उनको कोई तो कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए हमने देखा कि इसके बारे में ये वाला जो वीडियोस है, तो जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या करती है, कोई भी चीज बनाया तो उसके ऊपर क्या करती है, अपना सिंबल, क्या करती है, अपना सिंबल डालती है ना। जैसे कि टाटा है तो उसका ऊपर डालेगा, कोई मोटोरोला का फोन है तो उसके ऊपर मोटो लिखते हैं, कोई सैमसंग है तो उसके ऊपर सैमसंग लिखेंगे। अपना एक स्पेसिफिक मार्क उनका होता है, उसके ऊपर हॉल मार्क होता है, सिंबल होता है। तो वैसे ही एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ढूंढा कि फिबोनाची सीरीज करके होता है मैथ में, उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो वो जो सीरीज है, वो सारे क्रिएशन में आप देखो कि गैलेक्सी, आकाशगंगा देखो, ये सनफ्लावर देखो, या रोज फ्लावर देखो, या हम देखते समुद्र में जो उठने वाले, जो हम देखते हैं कि उसमें वेव्स है वो देखो। ठीक है, या अगर शेल देखो, सारी चीजों में क्या है, एक पैटर्न है, एक सिंबल रिपीट हो रहा है, जिसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना है कि वो क्या है, भगवान का अपना एक सिंबल है, अपना हॉलमार्क है। भगवान ने एक हॉलमार्क वहां पे बना के रखा है। तो उससे समझ सकते हैं कि ये जो निर्माता है सृष्टि का, एक रचनाकार जो एक ही है, उस एक ही रचनाकार ने, एक ही निर्माता ने ये सब सृष्टि बनाई हुई, सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, रचना की हुई है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो देखिए एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है,
उसको भी अगर हमें उसको भी अगर एक ऑर्बिट में डालना है तो उसको 24 घंटे उसके ऊपर नियंत्रण करने वाले नियंत्रण कक्ष चाहिए। उधर 24 घंटे बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान साइंटिस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए। एक छोटे से उपग्रह को, वो ग्रह के तुलना में क्या है, एक छोटे से अगर हम देखेंगे अर्थ के कंपैरिजन में जो सैटेलाइट है वो हम देखते हैं कि एक बड़े जानवर बैल के कंपैरिजन में एक मच्छर की तरह है, इतना छोटा सा, उसको कंट्रोल करने के लिए 24 घंटा मॉनिटरिंग लगता है, ठीक है ना। तो उसको इतने सारी चीजें, और बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च भी ठीक से नहीं कर पाते, फेल हो जाते बहुत सारे इसमें। अगर हमने देखा उसके क्रिटिकल पैरामीटर्स कौन से है देखिए जिसको हमें कंट्रोल करना है, तो ओरिएंटेशन है, उसका स्पिन है, उसका वेलोसिटी है, ऑर्बिट डीके करेक्शन, कॉस्मिक रेडिएशन, हीट डिसिपेशन, इतने सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, उसके कंट्रोल करना पड़ता है, उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए 24 घंटा साइंटिस्ट को तैनात करना पड़ता है, बहुत बुद्धिमान साइंटिस्ट उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए जो अर्थ भी क्या है, एक सैटेलाइट है, अपना धरती भी क्या है, एक सैटेलाइट है, फिर उसका डिस्टेंस सन से कितना रहेगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा हो, किस डायरेक्शन में घूमेगा, कौन से रेडिएशन अंदर आएंगे कौन से नहीं, उसका गति कितना है, हीट कितना बाहर जा रहा है, कितना अंदर आ रहा है, ये सारी चीजों को कौन नियंत्रण कर रहा है? क्या नासा अपने धरती को नियंत्रण कर रहा है, अर्थ को नियंत्रण कर रहा है, क्या इसरो नियंत्रण करता है? नहीं। तो अब अगर ये छोटे से अगर उपग्रह है, स्पुतनिक है, उसको नियंत्रण करने के लिए एक कंट्रोल पैनल चाहिए 24 घंटा। फिर ये जो धरती है उसको कंट्रोल करने, कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके भी कोई तो नियंत्रण करने वाला चाहिए, नियंत्रण करता वहां पे होना जरूरी है, ठीक है। तो वो हम इससे सीख सकते हैं। तो देखिए अर्थ का अगर हम देखेंगे, अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर में उसका सन से कितना डिस्टेंस है वो भी फिक्स है, अर्थ का स्पीड, उसका कितना गति है वो फिक्स है। हमने देखा कि देखिए कितना है सन के अराउंड गति 106,000 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में सन के अराउंड हम उसको इतने गति से क्या करते हैं अर्थ हम घूमते, कि देखिए उसका गति भी एकदम स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि अब स्पीड बढ़ गया बाद में कम हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, एक फिक्स गति से हो जाते। तो उन सबको चीजों को कौन नियंत्रण कर रहा है? क्या नासा कर रहा है? नहीं। जैसे ट्रैफिक पुलिस लगता है किसी चौक में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जो अलग अलग प्लैनेट है उनकी ट्रैफिक को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन उसका नियंत्रण कर रहा है? तो उसके पीछे भी कोई नियंत्रण करता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई अगर हम देखते हैं रचना है तो क्या किसकी ओर संकेत करता है? रचनाकार की ओर। डिजाइन है तो डिजाइनर की ओर क्या करता है, वो संकेत करता है। फिर हम देखिए कि ये वाला सन के बारे में एक वीडियो देखते हैं हम लोग, जो सूरज है उसके बारे में एक वीडियो देखते हैं हम लोग, छोटा सा। आज देखिए कितना बड़ा, कितना ज्यादा है, उसके बाद उसका इतना ज्यादा डिस्टेंस है, हमने देखा इतना किलोमीटर्स। तो हमने देखा कि ये जो सन इतना बड़ा है कि सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 1.3 मिलियन मतलब 1.3 लाख जो धरती है उसमें समा सकती, इतना बड़ा है सूरज। उसका स्पीड हमने देखा 19,000 माइल्स पर सेकंड, इतना ज्यादा स्पीड है सन का अगर हम देखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं इस सन के बारे में दिया है, उसका मास, टेम्परेचर कितना स्पेसिफिक है, कितना अच्छा हम देखें सुसंगत है, संगतिशील है, हम देखेंगे इसके बारे में तो, ठीक है। तो ये सारा जो है सन से, सूरज से जितना एनर्जी हर सेकंड को इमिट होता है ना, तो आज तक जो मानवीय इतिहास है हमने इतना एनर्जी आज तक कभी कंज्यूम किया नहीं, यूज किया नहीं, इतना एनर्जी सन एक सेकंड में रेडिएट करता है। कर देखेंगे हम लोग तो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जितना भी एंटायर अर्थ है उससे कई गुना ज्यादा 5 मिलियन, देखिए अर्थ की जितनी हम देखते हैं अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी की जितनी जरूरत है वो जरूरतें 5 लाख साल तक पूरी करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी ना, उतनी एनर्जी सन एक सेकंड में रेडिएट करता है, एक सेकंड में उससे उतनी एनर्जी निकलती है। सोचा आपने कभी? पता था आपको ये वाला? तो देखिए अगर आपके घर में खिड़की में किसी ने पत्थर मारा और खिड़की टूट गई, विंडो जो है आपके इसका घर का वो टूट गया, ठीक है ना, विंडो टूट गया तो क्या होगा? पत्थर को पीटते बैठेंगे क्या? नहीं, पूछेंगे पत्थर किसने मारा, क्योंकि आपको पता है पत्थर खुद से उड़ के तो नहीं आने वाला, पत्थर को किसी ने एनर्जी दी होगी, शक्ति दी होगी, उसके पीछे कोई शक्तिमान होगा, अपने टीवी सीरियल वाला शक्तिमान नहीं, ठीक है।
तो उसको किसी ने शक्ति प्रोवाइड की, तभी वो पत्थर क्या हो सकता है, खिड़की तोड़ के अंदर आया। तो इसका मतलब जहां पे भी शक्ति होगी वहां पे क्या होना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते सूरज के पास इतनी सारी एनर्जी है, तो उसके पीछे भी क्या होना चाहिए, कोई शक्तिमान होना चाहिए, ठीक है। और वो छोटा मोटा शक्तिमान नहीं है ना, उसके पास बहुत शक्तियां होनी चाहिए, अनलिमिटेड शक्तियां होनी चाहिए, जिसको हम अनगिनत शक्तियां होनी चाहिए, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। तो एनर्जी जो है वो किसकी ओर संकेत करती है, एनर्जेटिक की ओर, ठीक है ना। शक्ति शक्तिमान की ओर संकेत करती है। फिर हमने देखा कि वर्ल्ड अगर हम देखेंगे अपने अराउंड की कितना ब्यूटीफुल है। तो जैसे देखिए कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो 9:30 बजे चालू होता है। तो किसने ये नियम किसने बनाया, किसने ये कानून बनाया कि 9:30 बजे वो चालू होना चाहिए, प्रिंसिपल ने बनाया, ठीक है। अगर देखेंगे हम लोग रोड है, तो इंडिया में देखते कि हम लोग कार को, व्हीकल्स को लेफ्ट साइड में रखना होता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि अमेरिका में राइट साइड में रखना होता है। तो ये नियम, ये जो कानून है किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, इंडियन ट्रैफिक पुलिस ने बनाया या अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस ने बनाया, ठीक है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में देखिए कितने ओवर्स का मैच होना चाहिए, कितने प्लेयर्स होने चाहिए, उन्होंने बैट्समैन जो है कब आउट हो सकता है, कौन से कंडीशन में, कौन से नहीं, ये सारे जो नियम है वो बनाए हैं किसने बनाए हैं, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी ने बनाए हुए हैं। तो जहाँ पे देखते कि जहाँ पे कानून है, नियम है, तो कानून बनाने वाला भी होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर इस सृष्टि की बात करेंगे तो देखिए पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी पदार्थ है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो क्या है कि उन सबको पीरियोडिक लॉ के तहत उनको वो बिहेव करते, बर्ताव करते हैं, नॉट पीरियोडिक चांस, है ना। पीरियोडिक संयोग नहीं बोला गया, उसको क्या बोला गया है, पीरियोडिक लॉ बोला गया है ना। तो नियम है, कानून है, वो कानून के तहत बर्ताव करते हैं, चलते हैं। तो अगर हमने देखा इसके अंदर जैसे कि लॉज ऑफ फिजिक्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देखिए इसके ऊपर एप्पल गिर गया सर के ऊपर, ग्रेविटी का लॉ है ना। हमने देखा कि अलग अलग लॉज है, मोशंस के लॉ, फिर ऑप्टिक्स के लॉज है फिजिक्स के अंदर। तो ये भी तो सारी जो सृष्टि दिख रही है वो असंवेदनशील सृष्टि है, फिर भी वो किसी नियमित, बहुत सारे नियमों के तहत क्या करती है, बर्ताव करती है, हमने देखा। फिर उसके बाद देखिए हीट ट्रांसफर का लॉज है, थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग लॉज है, फिजिक्स जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा। माइक्रो वर्ल्ड और मैक्रो वर्ल्ड, तो उनके क्या है, बहुत एकदम सूक्ष्म, ऐसे बहुत स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉज है जो क्या करते हैं, इस सृष्टि को चला रहे, जिसके तहत ये सृष्टि चल रही है, जिसके तहत ये सृष्टि फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो जैसे मैक्रो वर्ल्ड के लिए हमने देखा कि लॉज ऑफ फिजिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, माइक्रो वर्ल्ड की क्वांटम लॉज है, हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हमने देखा अलग अलग लॉज, है ना, हेनरीज लॉ, ये सारे जो लॉज है इसके तहत माइक्रो वर्ल्ड, सूक्ष्म स्तर पे ये सृष्टि वर्क कर रही है। और अगर हम देखेंगे बड़े स्तर पे, तो क्या हो रही है, उसमें न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उस पे वर्क कर रही है, ठीक है। फिर इसलिए इसका मतलब क्या बेटी, अगर हमने देखा कि अब तक जो पुराने लॉज देखे हमने, कोई भी लॉ खुद से नहीं आता, सहयोग से नहीं आता। लॉ है तो उसको, कानून है तो कानून बनाने वाला चाहिए, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना चाहिए। तो वैसे ये नियम है, कानून है तो कानून बनाने वाला भी चाहिए। तो ये जो फ्लॉलेस लॉज है, जिसको कोई चीज बदल नहीं सकता, ये जो सृष्टि के नियम है, उसको कोई बनाने वाला क्या होना चाहिए, लॉ मेकर भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कानून जो है वो कानून बनाने वाले की ओर संकेत करते। तो वो था हमारा एफ, ठीक है। अभी देखिए कोई बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है या अगली है, हम बोल सकते कोई बहुत हैंडसम है, कोई इतना ज्यादा हैंडसम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रईस है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, तो कोई कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये अलग अलग चीजें जो है, ये अलग अलग हमें दिखती विविधता जो है या वेरिएशन जो है हमें इस सृष्टि में दिखाई देते हैं। ये सारे जो वेरिएशंस है, तो ये सारे वेरिएशन किसने डिसाइड किए, कोई भी चीज संयोग से तो नहीं होती है। तो कौन डिसाइड करता है आप गरीब होंगे या अमीर होंगे, ठीक है। कौन डिसाइड करता है आप एजुकेटेड होंगे या नॉन एजुकेटेड होंगे, आप ब्यूटीफुल होंगे या अगली होंगे, कौन डिसाइड कर रहा है ना। तो हमने सोचना चाहिए, क्या हम देखिए हम कुछ चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर हमने ही सेलेक्ट किया है, तो देखिए हम अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे कौन सा डिग्री लेना है, हम अपना जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, अब हम अपना हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, पति पत्नी को सेलेक्ट कर सकते हैं, कार कौन से मॉडल की होनी चाहिए, कैसा बंगला होना चाहिए मेरा, लेकिन अपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी भी जो हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, जिनका चयन हम नहीं करते। जैसे अपने माता पिता है, किसी ने पहले से डिसाइड करके आए थे क्या यही मेरे माता पिता होनी चाहिए,
इनके घर में जन्म लेंगे हम लोग। इवन अपना नाम भी हमने खुद डिसाइड नहीं किया, बाद में चेंज किया रहेगा तो वो बात अलग है। अपना नाम भी माता पिता और अपने जो रिलेटिव है उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। अपना फेस कट देखो, पहले जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम पे उसका फेस कट हो जाता है, ठीक है ना, मतलब फेस कट, उसका फेस फिक्स हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेस कट, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग फेस कट को अपने। फिर अपना जो बुद्धि है, दिमाग है, इंटेलिजेंस है, उसको भी हम बदल नहीं सकते। तो इतनी सारी चीजें जो है वो हमने चूज नहीं की, हमें दी गई है, हमें अवार्ड की गई है। तो किसने दी है, किसने हमारे लिए उनका चयन किया है, किस बेसिस पे, किस आधार पे उनका चयन किया है? क्या वो संयोग से हुआ है? नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें संयोग से नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे देखा कि हमने देखा कि रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, या जीव शास्त्र है, अलग अलग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, इनके अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटी है ये कुछ कानून के तहत, कुछ नियमों के तहत होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी कुछ ऐसे बाय संयोग से नहीं हो सकती। इतना अपना बुद्धि, अपना जन्म, अपना जो जो सुंदरता है या नहीं, हमारा जो गरीबी है या रईसी है, वो सारी चीजें किसी कानून के तहत होनी चाहिए। किसी ने तो उनका चयन करना चाहिए। तो किसने, इसमें बताया जाता है लॉ ऑफ कर्मा, प्रकृति का नियम, ठीक है। या हम देखते हैं कि इसमें एक श्लोक बताया, देखिए, कर्म न दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपद्यते। आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, देखते कि लॉ ऑफ कर्म मतलब इसमें बताया गया है कि एवरी एक्शन एज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा बोलते हैं ना मराठी के अंदर, जैसी करनी वैसे भरनी, है ना। एज यू सो शैल यू रिप। जैसा आप बीज बोओगे वैसा आप क्या मिलेगा, आपको भुगतोगे। तो ये क्या है, कर्मा का नियम है, ठीक है। जैसा कर्म करोगे वैसा आप भुगतोगे। तो उसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में अगले कुछ सेशन में देखेंगे। तो इसका मतलब कुछ कानून के तहत, कुछ नियमों के तहत। तो ये सारी चीजें किसने, कोई व्यवस्थापक होना चाहिए, कानून बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला योर ऑब्जर्वेशन। तो हमने देखा कि अब हमने इसमें देखा कि हमने अपना ऑब्जर्वेशन के तहत हम देख सकते कि कोई भी चीजें संयोग से नहीं होती। उसके पीछे एक रचनाकार होना चाहिए, उसके पास पीछे एक कलाकार होना चाहिए, एक निर्माता होना चाहिए, एक कानून बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अपने ऑब्जर्वेशन से सीखा है। अभी इसके बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है वो क्या कहते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, अलग अलग वैज्ञानिक, तो पहले सबसे फेमस साइंटिस्ट देखते हैं हम, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो क्या बोलते हैं, देयर इज परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। तो बोलते जितने भी फिजिकल नियम है, भौतिक नियम है इस दुनिया में, उसके पीछे एक क्या है, परिपूर्ण एक दिमाग है, ठीक है। परिपूर्ण दिमाग, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वो सहयोग से नहीं आए या ऑटोमेटिक नहीं आए हैं। आइंस्टाइन भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा वो भरोसा करते थे, बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट के मीटिंग्स में कहते थे कि इसके पीछे भगवान एक निर्माता है, एक रचनाकार है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ये हम में से किसी का काम नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे दूसरे साइंटिस्ट, तो इन्होंने तो बहुत ज्यादा बताया हुआ है। हमने देखे कि नोबल स्क्रॉडिंजर जो है, ये क्या बताते हैं कि हमने देखा कि कोई भी ये जो साइंस जो है, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो इनडेफिशिएंट है। बहुत सारी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कि जैसे देखिए, हम कोई चीज खाते हैं तो कोई कड़वा लगता है, कोई मीठा लगता है। तो वो जो फीलिंग्स है हमें, तो अपने जो हृदय की फीलिंग है, भावनाएं है, उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता डिटेल में जाके, ठीक है। तो हमें देखिए वर्ड, तो उसके बाद कुछ चीजें हमें ब्लू दिखती है, कुछ चीजें हमें रेड दिखती है। तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा साइंस, बट अल्टीमेट रीजन उसका डेप्थ में जाके उसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता साइंस। ये हमें किसने बताया, स्क्रॉडिंजर ने बताया कि उसके पीछे कौन, भगवान होनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, ये सबको बनाया गया है, भगवान ने इसको अच्छे से डिजाइन किया है, ऑर्गेनाइज किया है, रचना की है, निर्माण किया है इसका। ये हमें स्क्रॉडिंजर भी बता रहे। फिर देखिए लॉर्ड केल्विन, वो बोलते हैं कि अगर आप बहुत अपने दिमाग के ऊपर जोर देके अगर सोचते हैं, और अगर आपने साइंस को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो साइंस आपको मजबूर करेगा कि आपको भगवान में भरोसा करना ही होगा, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे साइंस में जिसका जवाब नहीं। जैसे कोई पूछ सकता है कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, तो इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। अंडा है पहले आया कि मुर्गी पहले आई, और इसका जवाब भगवद गीता में बहुत पहले दे चुके हैं, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि भगवान बोलते हैं, अहम बीज प्रजापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। मैंने पहले हर एक जो जीवात्मा है, हर एक जो वेरिएशन है, उसका बीज मैंने दिया है। तो पहले भगवान ने अंडा भगवान ने बनाया है,
ठीक है, तो इसका जवाब ये है, साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं हम न्यूटन जी। तो न्यूटन की एक स्टोरी आती है, एक कथा आती है, वो बताऊंगा मैं आपको छोटे से। तो एक बार न्यूटन के बहुत सारे जो फ्रेंड थे, तो उनके फ्रेंड भी ऐसे कोई अरे गहरे तो नहीं होंगे, वो साइंटिस्ट थे, तो वो क्या थे, एथिस्ट थे। तो एक बार उन्होंने बहुत अच्छा सौरमाला का एक मॉडल बनाया, ठीक है, और अपने घर में रखा, अपने हॉल में रखा। तो एक उनका साइंटिस्ट फ्रेंड उनको मिलने आ गया, कुछ फ्रेंड मिलने आ गए, तो उन्हें देखो मॉडल, बोले अरे ये सौरमाला का मॉडल कितना अच्छा है, कितना सुंदर बनाया। और उन्होंने उनको एक प्लान भी बनाया जिसको घुमाया, तो मॉडल जो है वो सोलर सिस्टम का मॉडल क्या होता था, जैसे सौरमाला घूमती है वैसे घूमता था, एग्जैक्टली वैसे। तो बोले कितना सुंदर मॉडल बनाया है किसी ने। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा किसने बनाया है। तो फिर न्यूटन बोला कुछ नहीं, मैंने कुछ बॉल ला के रखे थे, कुछ प्लैंक्स ला के रखे थे, रात में सोने से पहले एक रूम में रखे, और सुबह देखा तो संयोग से मॉडल तैयार बन के ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है, ऑटोमेटिक तैयार हो गया ये मॉडल, ऐसा देखा बोले हमने। ठीक है, तो इसको किसी ने बनाया नहीं, ऐसे बता रहे थे, किसी ने बनाया नहीं, ये खुद से बन गया। फिर वो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं अरे मजाक क्यों कर रहे हैं, ठीक से बता कि किसने बनाया है इसको। ठीक है, मजाक मत कर, किसने बनाया। तो नहीं, न्यूटन बोल रहा है मैं सच बोल रहा हूँ, ये मॉडल खुद से आया, ऑटोमेटिक संयोग से तैयार हो गया ये मॉडल सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, किसी ने नहीं बनाया, रूम में रखे हुए थे बॉल, खुद से बनाया। ठीक है, फिर अभी बोल रहे, फिर साइंटिस्ट बोल रहे ठीक है तुम्हें बताना नहीं तो मत बता, बट झूठ तो मत बोल। फिर न्यूटन ने उनको बिठाया और उनको बोला देखो अगर आप एक छोटा सा सौरमाला का मॉडल जो है, जो कुछ बॉल से और प्लैंक से बना है, वो संयोग से नहीं आ सकता, अगर ऐसे बोल सकते बाय चांस नहीं आ सकता, तो पूरी की पूरी सौरमाला इतनी बड़ी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी अच्छे से रचना की गई उसकी, इतनी व्यवस्थित है, संगतिशील है, वो अपने आप कैसे आ सकती, वो संयोग से कैसे आ सकती है ना। तो एक इसलिए पूछा सवाल न्यूटन ने अपने दोस्तों, तो उनके दिमाग में लाइट जल गया, ठीक है ना, ट्यूबलाइट जल गया। वो बोले हाँ वो सहयोग से नहीं आ सकता, उसके पीछे भी कोई रचनाकार होना चाहिए, निर्माता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस न्यूटन ने बताया कि ये सारे जो चीजें एक पावरफुल, बहुत शक्तिशाली इंसान का काम है, और ये किसी इंसान ने बनाया हुआ है ये सारे। और कौन सा इंसान, मतलब वो इंसान अपना जैसा ह्यूमन नहीं है, भगवान ने बनाया है। उसके पीछे ये सारे क्रिएशन के पीछे कौन है, एक भगवान है, परम शक्तिशाली भगवान, सर्वोत्तम बुद्धिमान भगवान है इसके पीछे। ठीक है, देखिए दूसरे साइंटिस्ट है, वो क्या बोलते हैं कि एटम में, ठीक है, जो अणु है उसके अंदर नेचर का जो देखिए प्रकृति के बहुत सारे रहस्य उनको, जो अणु है एक छोटा सा एटम है उसके अंदर उनको मिले। तो वो बोले कि इसके पीछे वो बोल रहे थे कि इसके पीछे भगवान की महानता है, रचनाकार की, जो निर्माता की महानता है, निर्माता कितना महान है, इसके पीछे कोई निर्माता होना चाहिए, निर्माण ऐसी आया नहीं है। फिर मैक्सबोर्न बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए रामानुजन क्या बोलते हैं कि ये मैथमेटिशियन थे, वो बोलते कि कोई भी ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें मुझे भगवान का ख्याल नहीं आता, वो इक्वेशन मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि या उस इक्वेशन का मेरे लिए कोई भी अर्थ नहीं है जब तक वो क्या करता, कोई भी मतलब नहीं है जब तक वो इक्वेशन क्या करता है, उनको भगवान के बारे में वो इक्वेशन को देख के भगवान का ख्याल उनके मन में आता नहीं है तब तक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें, तो ये सारे साइंटिस्ट थिस्टिक थे, भगवान के ऊपर भरोसा करते थे, भगवान के बारे में जानते थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो हम लोग तो इनसे ज्यादा तो इंटेलिजेंट नहीं, कितने इंटेलिजेंट थे, कोई फिजिक्स का फादर है, कोई केमिस्ट्री का, इसके उसके उन्होंने बनाया है पूरा। तो इतने इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिजीवी लोग बता रहे हैं, बुद्धिमान लोग बता रहे हैं, तो हमने उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है ना, और अपने इतने बड़े बड़े साधु संत बता रहे, तुकाराम महाराज जैसे अलग अलग साधु संत बता रहे, तो उनके ऊपर हमने भरोसा जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया साइंटिस्ट के बारे में। अभी हम देखने वाले $2 मिलियन क्वेश्चंस। ठीक है, $2 मिलियन क्वेश्चंस। तो कौन बनेगा करोड़पति खेलने वाले अभी हम लोग, तो देखिए 1 करोड़ रुपीस। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? ये जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण किसने किया, कैसे आया है ब्रह्मांड, किसने बनाया है ब्रह्मांड, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला देखिए बिग बैंग, आपको बिग बैंग थ्योरी पता होगा। साइंटिस्ट बोलते हैं कि उसमें अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी है। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी के तहत हम देख रहे हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें क्या बताया था कि एक साइंटिस्ट ने बोला कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, एक बिंदु है जिसको कुछ डायमेंशन ही नहीं है,
मतलब उसको कोई डायमेंशन, उसको लेंथ नहीं है, ब्रेडथ नहीं है, हाइट नहीं है, बट उसका मास कितना है, उसके ऊपर अनगिनत मास, ये जो है वेट है उसके ऊपर रखा गया है, ऐसा बताया उन्होंने। और वो पॉइंट में क्या हो गया, बोले एक बड़ा धमाका हो गया और इस धमाके से सारी सृष्टि का निर्माण हो गया। तो अभी आपने कभी सुना है क्या मुंबई में एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा और वहां पे 4 कुत्ते तैयार हो गए, 2-4 इंसान आ गए, 2 औरतें 2 इंसान, फिर उसमें बहुत सारे 10-12 स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग आ गए, ऐसा कभी सुना है? तो धमाके से कभी क्रिएशन होता नहीं, निर्माण नहीं होता, उससे विनाशी होता है। पहला चीज तो ये पहले ही देख सकते हैं हम लोग, वो बोल रहे धमाके से निर्माण हुआ, तो बोलो एक धमाका करके दिखाओ निर्माण करके, तो फिर कितना अच्छा होता है ना। हमें कोई सिटी बनानी, एक धमाका कर दो, एक सिटी बन जाती थी। बट ऐसा नहीं होता, कोई धमाके से निर्मित नहीं होती है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी बताया है। स्टीफन हॉकिंस बताते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी पूरी तरीके से गलत है, ये थ्योरी के लिए कोई बेस नहीं है। तो यदि कोई थ्योरी क्या बोलती है, हमने पूछा ठीक है सर मुझे बताओ कि वो पॉइंट का डायमेंशन क्या था, वो बोले कुछ डायमेंशन नहीं था। फिर वो बोले ठीक है ये थ्योरी, ये जो है पॉइंट है वो कहाँ पे था, वो बोले बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम था, कब हुआ वो बोले पता नहीं। तो फिर वो बोल रहे ठीक है फिर हम कैसे भरोसा करें, आप बस भरोसा, आंखें बंद करके भरोसा रखें, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ऐसा बोल रहे। तो वो इधर भी क्या कर रहे हैं, भरोसा रखने के लिए बोल रहे हैं। तो ये साइंटिस्ट जो जो था भी नहीं उस टाइम पे क्रिएशन हुआ तब, उस टाइम पे, तो वो हमने को भरोसा रखने के बोला। तो क्यों ना फिर अपने जो अलग अलग जो साधु संत है, शास्त्र है, भगवद गीता, भागवतम, कुरान, बाइबल, उनके ऊपर क्यों ना भरोसा रखा जाए। वो इतने साइंटिफिक है, इतने लॉजिकल है, हम देखने वाले अगले कुछ सेशंस में, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी अभी सारे दुनिया में रिजेक्ट कर चुके हैं, बस इंडिया में चल रहा है कुछ कुछ अपने सिलेबस में, बाकी सारे दुनिया के सिलेबस से उसको निकाला गया है बिग बैंग थ्योरी को, ठीक है। तो उसके डिटेल में नहीं जाते हम लोग, पूरा गलत थ्योरी है। फिर बिग बैंग आंसर है क्या उसका, नहीं। क्या ये सहयोग से आया दुनिया, इंटेलिजेंट डिजाइन, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इसकी रचना की है। इसका आंसर क्या है, देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इसकी क्या की है, इस संसार की सृष्टि की रचना की, इस ब्रह्मांड की रचना की है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। तो हम ऑलरेडी आंसर भी आपको दिख रहा है। तो देखिए दूसरा सवाल, ये ठीक है, ये संसार तो बनाया, सृष्टि बनाया, उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो कोई बोलेगा सर बस खाने पीने सोने शादी करके बच्चे बनाने के लिए, उसके लिए बनाया गया है संसार, उसके लिए बनाया क्या, नहीं। या कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुश रहने के लिए, कभी दुख भुगतने के लिए बनाया, ऐसा है क्या। कोई बोलेगा उसके पीछे कुछ पर्पस नहीं, ऐसे ही बनाया है। तो आप मुझे बताइए, इसके अगर इस रूम में देखेंगे, जितने आपके आजू बाजू में देखें, कोई भी ऐसा चीज है कि जिसको कोई ऐसे ही बनाया है बिना कारण, फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए बनाया है कि किसी ने, नहीं। तो ये सब जो सारा सृष्टि है उसको बनाया क्यों है, भगवान को और जिंदगी को समझने के लिए, ठीक है। वो कैसे हम आगे देखने वाले डिटेल में। तो ये थे अपने $2 मिलियन क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये जो सृष्टि है वो कैसे आई, किसने बनाई है, और इसके पीछे का हेतु क्या था, इसके पीछे पर्पज क्या था, इसको क्यों बनाया गया था। तो देखिए, आपने कोई देखी मशीन ऐसी, कोई लैब में चले गए और आपके टीचर को पूछा ये मशीन कौन से कंट्री से लाई गई है, जापान से, चाइना से, इटली से, या किधर से लाई गई है। तो आपके टीचर बोलते किधर से नहीं लाई है, ये मशीन अपने आप आई है, संयोग से इसमें लैबोरेटरी में ऑटोमेटिक बन गई है, ऐसा बताया। तो आप क्या भरोसा करेंगे, बोलेंगे मैडम झूठ क्यों बोल रहे, सच सच बता दो, है ना। तो फिर वो बोलेगे ठीक है उधर से लाई, वो कंट्री से। फिर ये बोले किस लिए लाई गई, ये क्या काम करती, ये किसी काम की नहीं, ऐसे ही फालतू की मशीन है, ऐसे लाई गई है, लाखों रुपए खर्च करके इसको ऐसे ही बनाया है और ऐसे ही लाया गया है। तो बोलेंगे ऐसे कैसे मैडम, उसका कुछ तो पर्पज होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी मशीन हो, जैसे कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, इमारत, बिल्डिंग है, अगर पेन है, पेंसिल है, हमने देखा कि वो क्यों बनाया जाता है, किसी ने तो उसको डिजाइन किया है, रचना की है, उसका निर्माण किया है। और इतनी कॉम्प्लेक्स जो निर्माण रहेगा, देखिए घड़ी, पेन, ये कंप्यूटर कितना कॉम्प्लेक्स है, कोई भी मशीन इतना कॉम्प्लेक्स, पेचीदा जो रचना है उसकी, तो उसके पीछे कोई सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर है, उसको सालों लगे उसका इन्वेंशन करने के लिए और उसको बनाने के लिए। तो ये ऐसे ही, और कोई बोलेगा ये किस लिए बनाया, फिर उसके पीछे बनाया ऐसे ही बनाया नहीं, उसके पीछे पर्पस भी, पेन लिखने के लिए है, घड़ी टाइम देखने के लिए है, ये टीवी टेलीविजन हमें अलग अलग चीजें देखने के लिए है, ठीक है। तो ऐसे हर एक मशीन के पीछे क्या है, पर्पस है। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से क्या है कि एक पॉइंट से चालू हुआ सब कुछ, और उसके ऊपर टेम्परेचर कितना था, अनगिनत उसका टेम्परेचर था, उसका डेंसिटी, उसका जो घनत्व बहुत अनगिनत था, उसका साइज बहुत ही छोटा था। तो देखिए ऐसा कोई है क्या पॉइंट जिसका बहुत साइज बहुत छोटा था, जिसको देख भी नहीं सकते, उसके ऊपर अनगिनत वेट रखा हुआ है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं। फिजिकली
इनडिस्क्राइबल, मतलब हम भौतिक शास्त्र के यूज कर सकते, फिजिक्स से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फिर उसको मैथमेटिकली अनवेरीफाइबल, मैथ्स यूज करके उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और बोलते हैं स्पेस एंड टाइम अपने समझ से बाहर है, तो आप बस भरोसा रखो कि वैसे ही यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। ऐसे कैसे, वो तो गलत है। तो इसलिए देखिए ब्रिटानिका जो हमने देखा कि ये वाला जो है ब्रिटानिका, हाँ ये हम आगे जाए गए थोड़े, तो देखिए तो इस तरीके से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से ये जो थ्योरी है, ऐसी आज तक कोई भी थ्योरी नहीं है। और ये एक थ्योरी नहीं बिग बैंग, ऐसे बहुत सारी थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनको रिजेक्ट किया है। तो ऐसी आज तक कोई भी थ्योरी नहीं मिली है कि जो बताती है यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, निर्माण का शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने किया है। और जितने भी थ्योरी है साइंटिस्ट खुद, बहुत सारे साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो बाकी नॉर्मल लोग तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो देखिए अभी आगे हमने देखा कि ये हो गया हमारा अभी $2 मिलियन क्वेश्चन। अभी एक्टिविटी टाइम, अभी हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है, अपना जो सरकार है भारत सरकार, और जो भगवान, ये जो दुनिया है देखिए, ये दुनिया ऐसी ही कोई डेड प्लेस नहीं है या मृत जगह नहीं है, या जहाँ पे कोई नियम नहीं, अस्ता व्यस्त सब गंदी जगह है, ऐसा नहीं है ये दुनिया, ठीक है। ऐसी जगह नहीं, वो एक नियम के तहत चलती है, एक नियम के तहत चलती है, कानून के तहत चलती है, एक व्यवस्था के तहत चलती है। तो ये जो व्यवस्था है किसने बनाई है, सार्वभौम जो व्यवस्था है, सार्वभौम कानून है, वो भगवान ने बनाया हुआ है। तो हमें उसके बारे में देखना है, ठीक है, भगवान ने कैसे बनाया, तो उसको हमें कंपेयर करना है। देखिए अभी हम देखेंगे कंपैरिजन इसका। तो देखिए हमारे गवर्नमेंट में सरकार जो है, हमारा भारत सरकार, तो उसके अंदर होम मिनिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो क्या किया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। किसी ने चोरी किया तो जेल में डाला जाता है, उसके लिए पुलिस है, आर्मी है। टेररिस्ट ने कुछ घुसने का, अपने देश में घुसने का कोशिश किया या किसी के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ किया, तो लॉ एंड ऑर्डर, गृह मंत्री है ना, बराबर कि नहीं, हमने देखा। तो लॉ एंड ऑर्डर है। जैसे कि एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को काटा तो उसको जेल में डाला जाता है क्या, नहीं, बट किसी के इंसान ने किसी के ऊपर हमला किया तो उसको जेल में डाला जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सरकार है। बट तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लोगों को पीसफुल रखने के लिए, गलत काम करने से रोकने के लिए क्या यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कुछ अरेंजमेंट किए है? यस। देखिए अगर जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो उसको क्या होगा, अगर सिगरेट फूकता है तो उसको लंग कैंसर हो जाएगा। कोई शराब वगैरह पीता है तो उसको लिवर के प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। किसके अफेयर से तो उसको एड्स हो जाएगा। ऐसे अलग अलग डिसीजेस होंगे। वो क्यों, कि अगर कोई भगवान के नियम तोड़ेगा अगर, तो क्या होगा, उसको सजा भी मिलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। और कोई अच्छा काम करता है तो, कोई एक्सरसाइज करता है, योगासन करता है तो उसकी हेल्थ अच्छी भी रह जाएगी, कोई बीमारी है वो चली जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो अवार्ड, अच्छे काम किए तो उसके लिए अवार्ड भी है, और बुरे काम किए उसके लिए पनिशमेंट भी है, यूनिवर्सल भगवान के गवर्नमेंट के अंदर भी। तो आप सोचते रहिए इसके लिए। अभी हेल्थ मिनिस्टर के लिए क्या होगा, देखिए अभी अपने पास समय कम है, इसलिए मैं आपको बोलने के लिए चांस नहीं दे रहा हूँ, आपको जवाब देने के लिए चांस नहीं दे रहा हूँ इसके लिए। तो देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री, जैसे अपने हेल्थ, बहुत सारे अपने गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए, दवाएं बनाए हैं। अभी देखिए कोरोना के चलते बहुत सारे कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए, कोरोना केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। कोरोना के लिए चेकअप के लिए बहुत सारे सेंटर्स हमारे गवर्नमेंट ने बनाए। डॉक्टर्स है, उसके लिए अलग अलग कॉलेजेस खोले, मेडिकल कॉलेजेस, उनको बहुत सारे, कुछ लोगों को डॉक्टर करके ट्रेन किया जाता है। तो वैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कुछ है क्या? यस, आयुर्वेदिक हर्ब, भगवान ने देखो बहुत सारे अलग अलग हर्ब बने हुए। और मेडिसिन जो हमारा हॉस्पिटल्स भी यूज करते हैं, वो क्या मेडिसिन किसी बनाते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब से ही बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेदिक हर्ब बना के दिए है भगवान ने हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद दिया है, जिसमें सारे जो दुखों का निवारण है उसके अंदर। अगर कोई उसको अच्छे से समझ सकता है, पढ़ सकता है, बट दुख की बात है कि आजकल उसको डिटेल में कोई अच्छे से समझ नहीं पाता, बहुत कम लोग है जो उसको समझ सकते हैं। और लोग आयुर्वेद के ऊपर, बहुत सारे लोग भरोसा भी नहीं कर सकते। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी है, तो सन एंड मून, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग है, तो हमारे घर में देखिए हर एक घर में दिए है, अलग अलग लैंप है, मर्क्यूरी लैंप वगैरह, डोम लाइट है, वो बना के रखे हैं। घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आएगा, वो हर एक गांव में बिजली होगी, उसका ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है वो ख्याल रखता है। तो वैसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने, भगवान ने देखिए एक ही बल्ब जला के रखा है, सन, सूरज, दिन में एक बल्ब जलाया जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। तो देखिए नहीं, उसका हर एक घर में एक छोटा छोटा बल्ब लगाने की जरूरत नहीं, दुनिया, भगवान ने एक ही बल्ब बनाया। तो उसका इमिटेशन करते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक छोटा सा मर्क्यूरी बल्ब बनाया। फिर रात के लिए एक नाइट बल्ब लगा के रख दिया भगवान ने, मून, चांद,
है ना, उससे एकदम सूदिंग कूलिंग है ना, और कम लाइट है ताकि हम अच्छे से पीसफुली चैन से सो सकते हैं। तो ये भगवान ने ये भी बना के रखा है सन मून। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, अब अलग अलग आरबीआई आपने देखा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करता है, अलग अलग करेंसी नोट छापती है। नोट जितना कोई भी देखिए, कोई भी देश है वो कितने नोट छाप सकता है, जितने उनके देश में सोना है, ठीक है। तो देखिए कि अगर कुछ लोग ज्यादा रईस है, कुछ लोग गरीब है, तो हम लोग कभी कभी देखिए कि गवर्नमेंट हम लोग क्या करते हैं, लोन भी लेते हैं, अपना गवर्नमेंट लोन लेता है, एक कंट्री यूनिवर्सल जो बैंक है उससे लोन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कि फाइनेंस के लिए कुछ अरेंजमेंट करके रखा है क्या यूनिवर्सल, भगवान के गवर्नमेंट में, भगवान के प्रशासन में। तो देखिए जैसे कि भगवान के प्रशासन में भगवान ने हीरे बनाए, मानिक मोती, सोना चांदी नवरत्ना ये बना के रखा हुआ है। तो ये क्या पहले जो था, तो देखिए पहले प्रॉपर्टी मतलब क्या समझा जाता था, पहले की जो लोगों के पास ये हीरे जवाहरात एक चीज हो गया, जिनके पास ये है, या कुछ लोग जिनके पास ज्यादा जमीन जायदाद है, कुछ लोग फिर कुछ लोगों के पास जितनी ज्यादा गायें है, जितना अन्न अनाज है जिनके पास, जितना सारा अन्न धान्य है, तो वो लोगों को रईस कंसिडर किया जाता था पहले जमाने में, वैदिक संस्कृति में, ठीक है। अभी पैसे से तोला जाता है सारी चीजें, बट पहले तो ये भी अरेंजमेंट यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भगवान के सार्वभौमिक प्रशासन में की गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री, देखिए अगर अपने लिए पुलिस है, आर्मी है, वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं टेररिस्ट से, या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ समस्या आ जाती है, तो पैंडेमिक्स आते हैं तो उसमें हमें बचाते हैं। तो वैसे देखिए भगवान ने क्या क्या ओजोन लेयर बना के रखा है ये यूनिवर्स के बाहर, ताकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो यूनिवर्स में आ नहीं सके और हमें हार्म नहीं कर सके, हमें हार्म नहीं कर सके, इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जो ओजोन लेयर बना के रखा हुआ है भगवान ने अपने शरीर में। देखिए अभी कोरोना से लड़ने के लिए कोई दवा नहीं बनी अब तक, बट जिसका इम्यूनिटी अच्छा है, अंदर से प्रतिकार शक्ति जिसका अच्छा है, वो इससे कोरोना से क्या कर सकता है, जीत सकता है, कोरोना से बच सकता है, उसके बचने के कुछ चांसेस, नहीं तो कोई चांस नहीं। तो इम्यून सिस्टम किसने बनाया है, ये जो बनाया है वो भगवान ने बना के रखा है अपने अंदर। ये ओजोन लेयर किसने बनाया है, भगवान ने। अभी हम अपनी हरकतों से नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इस ओजोन के लिए बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स यूज, ऑटोमोबाइल यूज करके उससे कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है बाहर, अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ओजोन को होल क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट भगवान ने बना के रखा हुआ है अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। जैसे देखिए विंटर सीजन में कोई माता है तो देख रही कि बहुत ठंड है, तो अपने छोटे से बच्चों को क्या करती है, ब्लैंकेट में लपेट लेती है ताकि उसको ठंड ना लगे। तो वैसे ही भगवान अपने पिता के समान है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी रक्षा के लिए अरेंजमेंट करके रखी हुई है। फिर एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस खोलते हैं, अलग अलग बुक पब्लिश कराते हैं, सिलेबस डिजाइन करते हैं, करिकुलम डिजाइन, पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं, है ना, अलग अलग टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो अलग अलग कोर्सेस उन्हें डिजाइन किए। तो वैसे क्या यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कुछ अरेंजमेंट में, हाँ वेदास है, भगवत गीता है, भागवतम है, बाइबल है, कुरान है। जैसे कोई भी मशीन आप खरीदते हैं तो उसके साथ क्या आता है, मैनुअल आता है, वो कैसे यूज करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको कैसे यूज करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में उसमें बताया जाता है। तो वैसे ही भगवान ने ये सृष्टि का जब निर्माण किया, उसके साथ में वेदास, बाइबल, कुरान, ये जो मैनुअल बना के भेजा हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा सार्वभौमिक प्रशासन है भगवान का। तो प्रशासन है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पीछे देखिए प्राइम मिनिस्टर है, इतने सारे चीफ मिनिस्टर है, इतने सारे बाकी मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, इतने सारे लोग मिलके सारे प्रशासन को चला रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, सार्वभौमिक प्रशासन ऑटोमेटिक कैसे चल सकता है, उसके लिए उसके पीछे भगवान है, उसके नियंत्रण करता भगवान है। जैसे कंट्री के क्या होते हैं, जैसे देखिए अभी देखते क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, घर के मुखिया होते हैं ना, या गांव के सरपंच होते हैं। वैसे देखते हम लोग कि डिस्ट्रिक्ट के क्या होते हैं, अलग अलग एमपी एमएलए होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वगैरह, तालुका के। और हमने देखा कि कोई स्टेट है तो उसका चीफ मिनिस्टर होते है ना, मुख्यमंत्री होते, चीफ मिनिस्टर होते हैं। और अगर कोई हमने देखा कंट्री है तो उसके अंदर क्या अलग अलग डिपार्टमेंट और प्राइम मिनिस्टर होते। बट ये अगर यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके नियंत्रण करता कौन है, तो वो कौन है, भगवान है, ठीक है। ये इससे हमें समझता है। तो देखिए ये देखा हमने एक्टिविटी। अभी ये तो ठीक है, अभी हमने देखी जैसे अगर मेरे गले में माला दिख रही है आपको, ये जो माला है इसके इसके क्या है, छोटे छोटे मनी है इसके। तो ये जो मनी आपको मनी दिख रहे हैं, बट ये क्या है, मनी ऑटोमेटिकली ज्वाइन है क्या एक दूसरे, इसके पीछे एक धागा है, थ्रेड है कॉटन का, वो उसको क्या कर रहा है, साथ में बाइंड करके रख रहा है। उस धागे को अगर नायलॉन के खींच लिया, ऐसा खींच के निकाल दिया, तो क्या होगा, सारे जो मनी है बिखर जाएंगे इधर उधर, है ना।
तो इसके पीछे का धागा भले ही दिखता नहीं, बट एक इंटेलिजेंट पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है ये जो सारे मनी है वो क्या है, इस धागे की वजह से एक साथ है। वैसे ये संसार के जो है, इतना जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थापन है, सुसंगति है, ये जो रचना है, इतने सारे जो नियम है, कानून है इस संसार के अंदर, सार्वभौमिक प्रशासन के अंदर, तो इसके पीछे भले ही भगवान दिखते नहीं हमें, बट उसके पीछे भगवान है, एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लॉजिक से वो समझ सकता है कि इसके पीछे क्या है, एक सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर है, एक सर्वोत्तम बुद्धिमान सर्वशक्तिमान व्यक्ति इसके पीछे, इस संस्कृति के, इस सृष्टि के पीछे है। हम ऐसे इससे समझ सकते हैं। तो अभी ये सारी चीजें हमने सीख ली है। देखिए, तो देखिए बहुत सारे एथिस्ट लोग होते हैं जो बोलते, जो क्या करते, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखते, अपनी आंखें बंद कर लेते, सृष्टि को देखते नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं। जैसे देखिए उल्लू क्या है, रात में अपनी आंखें खोलता है और दिन में आंखें बंद करके रखता है और बोलता है किधर है सूरज, मुझे तो सब सूरज दिख नहीं रहा है, इधर सब अंधेरा है। उसके आंखें खोलेंगे तो उसको सूरज दिखेगा। वैसे कुछ एथिस्टिक लोग होते हैं जो देखते हैं कि उसमें वो सृष्टि की तरफ अपने सोचते ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका निरीक्षण ही नहीं करते, उसका परीक्षण नहीं करते, तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इस नियम के प्रति, ये सृष्टि की बहुत सुंदर सृष्टि के प्रति, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते कि इसके पीछे कोई निर्माता होना चाहिए, रचनाकार होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली है। तो ये सारी चीजें सीखी, पर अभी करना क्या है, ये सब चीजें सीख के करना क्या है? तो देखिए, हमें खुद को जानना है तो हमें भगवान को जानना पड़ेगा। हम भगवान को जानेंगे तो अपने आप को भी समझ सकते हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने आप को क्या कर सकते, अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। हम सुखी या खुश नहीं हो सकते हैं, हमें खुशियां नहीं मिल सकती। सच्ची जो खुशियां है वो हमें मिल नहीं सकते। तो सच्ची जो खुशियां है उसके लिए पासवर्ड क्या है, कुंजी क्या है? जैसे कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, तो जब तक उसका पासवर्ड हमें पता नहीं चलता तब तक हम उसको खोल नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। वैसे ही हम जब तक ये जो सच्चे सुख है, सच्ची खुशियां है, उसका क्या पासवर्ड है वो नहीं समझते हैं, तब तक हम भी जिंदगी में कभी खुश नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? अभी इतनी सारी चीजें हमने सीखी है, तो उससे अपने जीवन में क्या अपनाना है, इसका अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, ये जो पहला सत्र देखा है हमने, उससे अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना है, हम ये अभी देखेंगे। अपनी प्राइम ड्यूटी में हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है वो हम देखने वाले हैं अभी। तो देखिए, हमारा पहला प्राइम ड्यूटी, यूज अवर इंटेलिजेंस टू अप्रिशिएट द ग्रेट क्रिएशन ऑफ लॉर्ड। तो देखते हैं कि हम लोग ये महान सृष्टि जो है, महान जो निर्माण है, रचना है भगवान की, तो अपना बुद्धि को यूज करके हमें क्या करना है, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज करके, हमें बुद्धि को यूज करके, इंटेलिजेंस को यूज करके क्या करना है, भगवान को अप्रिशिएट करना है, भगवान का गुणगान करना है। कितनी अच्छी सृष्टि बनाई है भगवान ने ना, कितना सुंदर ये सृष्टि है। देखिए, सीजन बदल रहे हैं। देखिए कि हमने देखा कि अभी क्या हो रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, उसके बाद बारिश का सीजन आएगा, उसके बाद जाड़े का सीजन बदल रहे हैं। रोज सूरज उग रहा है, चांद उग रहा है। हमने देखा कि देखिए बहुत सारे अलग अलग जो पंछी है वो गा रहे हैं। जैसे अभी कोयल, इस समय में कोयल गा रही है, बहुत मधुर गान कर रही है। वाटरफॉल आ रहे, नदियां बह रही है कि नहीं? फ्लावर खिल रहे, बहुत सारे अलग अलग फूल खिल रहे हैं, है कि नहीं? हमने देखा इतनी सारी चीजें हो रही है। तो कोई भी चीज इतनी सारी चीजें हो रही है, इतनी प्रेसाइज मैनर से, स्पेसिफिकली, तो वो सहयोग से, एकमात्र सहयोग नहीं हो सकता, सहयोग से नहीं हो सकती। उसके पीछे कोई एक निर्माता होना चाहिए, उसके पीछे एक रचनाकार होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमने लोगों को बताना चाहिए, अपने दोस्तों को बताना चाहिए। तो अभी आप में से कितने लोग ये जो सेशन हमने देखा है उसका वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जो बोलते हैं कि ये भगवान नहीं है, जो एथिस्टिक है? ठीक है, उनको बताइए आपने जो चीजें आज सीखी है, ये सारा वो सेशन दिखाइए, ये सेशन उनको, इसका वीडियो आप भेजिए, मैं वीडियो ग्रुप पे भेजूंगा, इसका वीडियो भेजिए उनको, तो पता चलेगा कि इसके पीछे निर्माता है, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है, रचनाकार है, एक बुद्धिजीव है जो बहुत सर्वशक्तिशाली है, ये हम इससे बता सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो रहस्य है इस सृष्टि के अलग अलग, तो साइंस ने क्या करना चाहिए, विज्ञान का यूज करके हमने इस रहस्य को खोलना चाहिए। और ये रहस्य को खोलेंगे तो हमें और इस सृष्टि के बारे में पता चलेगा कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रिसाइज है, स्पेसिफिक है, कितने अच्छे से इसकी रचना की गई है।
ठीक है। तो वो जब हम जानेंगे तो हम भगवान को क्या कर सकते हैं, भगवान की प्रशंसा कर सकते हैं और गुणगान भगवान का हम कर सकते हैं। इससे समझ सकते हैं भगवान का गुणगान करना आसान होगा कि इसके पीछे इतना अच्छा निर्माता है, इतना इंटेलिजेंट, सर्वशक्तिशाली, सर्वोत्तम एक व्यक्ति है जिसने इसका निर्माण किया है, तो हमें समझ सकते हैं। फिर देखिए, तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजों को ना कि सिर्फ समझना है, बट इसको लोगों को बताना भी है। ठीक है। और इससे हमें क्या देखिए, किसी भगवान ने अपने लिए इतना कुछ किया है, हमें भूख लगती है तो खाना बना के रखा हुआ है, हमें प्यास लगती है तो हमें क्या किया, हमारे लिए पानी बना के रखा हुआ है, बीमार पड़ते उसके लिए हमें दवाइयाँ बना के रखी हुई है, इतनी सारी दवाइयाँ बना के रखी हुई है। ठीक है। तो ये सारी चीजें भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है, इसका निर्माण किया हुआ है। तो हमने क्या करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए इन सब चीजों के लिए। ठीक है। तो इसलिए हमने देखना चाहिए। 1 मिनट, हम लोग जस्ट मिनट, थोड़ा सा रह गया, अभी 5 मिनट में अपना कंप्लीट हो जाएगा सेशन। तो हमने देखा कि हमने क्या करना चाहिए, ये जो क्रिएशन है उसका पर्पज क्या है वो समझना चाहिए। तो क्या पर्पज है कि हमें भगवान से प्यार करना है, और भगवान के जो सारे बच्चे, जैसे हम अपने, तो हमें थोड़े सेल्फिश से क्या जाना है, सेल्फनेस की ओर जाना है। तो देखिए, हमें अपने स्वार्थ से क्या करना है, निस्वार्थ बनना है थोड़ा। तो जैसे हमें अपनी ओर से फैमिली की केयर करना स्टार्ट करना है, फिर अपने समाज का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का, फिर अल्टीमेटली करके हम लोग भगवान से भी प्यार करना चालू करना चाहिए। और भगवान बोलते कि ये जो सारे जीवात्मा है वो मेरे सारे बच्चे हैं, तो हमने उनसे भी प्यार करना चाहिए। जैसे जानवर है, पेड़ पौधे है, अलग बाकी जो इंसान है, वो सब भगवान के क्या है, बेटे हैं, तो हमने उनसे प्यार करना भी सीखना चाहिए। तो भगवान से ये भगवान का इतना अच्छा सृष्टि देख के भगवान ने अपने लिए ये सब निर्माण करके रखा है, ताकि इसको देख के हम भगवान को अप्रिशिएट कर सके, भगवान का गुणगान कर सके, और हम क्या कर सके, भगवान को प्यार कर सके, उसके लिए ये सारी चीजें बनाई। तो यही इस सेशन का पर्पज है, इससे हमें सीखना चाहिए। तो भगवान ने अपने लिए इतना कुछ करके रखा, इतना अच्छा सृष्टि निर्माण किया है, इतनी सारी व्यवस्था बना के रखी है, इतना सोचा है हमारे लिए। तो हमारे परम पिता है हमारे, तो इसलिए हमने उनके क्या करना चाहिए, उनके प्रति अपना सेवा भाव दिखाना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। और बाकी जो जीव है उनके प्रति भी हमने क्या करना चाहिए, करुणा दिखाना चाहिए। तो इससे हमें ये सीख सकते हैं। जैसे देखिए, अभी कोरोना जो है, अगर आप करुणा नहीं दिखाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, है ना। करुणा नहीं थी इसलिए कोरोना हो गया। बहुत सारे देखते लोगों ने क्या किया, चाइना में वगैरह, उन्होंने कोई भी जानवर खाए, क्या क्या खाते वो पता भी नहीं, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो इसलिए वो जानवर से कोरोना इंसान में, अगर अभी एक छोटे से वायरस ने देखो, उसका पूरे जितने कोरोना वायरस दुनिया में है, उस सबका मास अगर मिलाएंगे तो हम लोग सिर्फ 1 ग्राम है, 1 ग्राम वायरस ने पूरी दुनिया को रोक के रखा है, देखो। ठीक है ना। तो अगर हम प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे, तो भगवान ने बोला है कि दूसरे जानवरों को काट के मत खाओ। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो उन्होंने धीरे धीरे करके छोड़ना चाहिए। अगर आपको अब तक पता नहीं था तो ठीक है, अभी आपको पता चल गया तो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं। तो हमने उनको काटना नहीं चाहिए, काट के खाना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने स्वाद के लिए। ठीक है। तो ये हम इससे सीख सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग देखेंगे आगे का चीज। अभी देखिए, टू यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड एंड वेलफेयर ऑफ। तो जो भी सारी भगवान की, तो हमने देखा कि ये सृष्टि जो है भगवान की है और भगवान का संपत्ति है। तो हमने क्या करना चाहिए, सारी चीजों को भगवान के आनंद के लिए यूज करना चाहिए, और सारे जीवात्माओं के सबके भले के लिए, सबके हित में इन सब चीजों का यूज करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर है, अभी इंटरनेट है, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जूम का यूज कर रहे हैं, ऐसे भगवान का गुणगान करने के लिए। ये सृष्टि के बारे में, भगवान के भी, ये सृष्टि के पीछे भगवान कैसे निर्माता है, रचनाकार है, ये बताने के लिए हम आज इंटरनेट का, जूम का यूज कर रहे हैं। ये हमने बहुत सारे पावर पॉइंट का यूज किया, इतनी सुंदर जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ऐसे अलग अलग चीजों का, जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं, उनका यूज करके हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे के भलाई का सोच सकते हैं, दूसरों का हित कर सकते हैं। और जब हम दूसरे के हित के बारे में सोचेंगे, अपना खुद का भी हित जरूर होगा। अपन दूसरों की भलाई करेंगे हम लोग, तो अपनी भी भलाई, अपना भी भला होगा। कर भला तो हो भला, है कि ना। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो अपना भी भला होगा। हम दूसरों का, कभी कभी दूसरों का भला करके अपना भला नहीं होता, तो फिर बुरा करके किधर भला होने वाला है। तो ये हम इससे हम लोग सीख सकते हैं, भगवान को अप्रिशिएट करना, भगवान का गुणगान करना। इससे हम इस सेशन से सीख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगला सेशन जो है हमारा, वो कौन सा है हम देखेंगे। तो वो देखिए कौन सा अगला सेशन जो है, जस्ट अ मिनट,
access truth beyond the four डायरेक्टली वो स्लाइड पे जा रहे, थोड़ा सा रुकिए, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो देखिए इससे पहले जो है नॉलेज, देखिए सीडी जो टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ सीडी था, वो नहीं आ रहा है बात में, टूटा हुआ सीडी जो है इसमें वो क्या है, फोल्ड करके चार दोष है। तो बहुत सारे लोगों को सवाल भगवान दिखाओ तभी हम, इस सवाल का जवाब हम अपने अगले सेशन में देने वाले हैं। ठीक है, एक्सेस द ट्रूथ बियॉन्ड द फोर, चार दोषों से परे जो सत्य है उसको जानने के लिए जरूर हमारे अगले सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, अगला सेशन आप अटेंड कीजिए। तो देखिए हम लोग देखने वाले कि परफेक्ट जो नॉलेज है, ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान क्या होता है, ये चार दोष क्या होते हैं, चार दोषों की वजह से हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, ये चार दोषों को कैसे निकालना है और हमें भगवान को कैसे समझना है, भगवान को कैसे देखना है, हम ये क्या करने वाले हैं अगले सेशन में देखने वाले। तो ये सारे सवालों के जवाब, और जो हमने आपको मैसेज में बहुत सारे सवाल भेजे थे, वो बाकी सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारा अगला सेशन जरूर देखिए। ठीक है, तो हम अगले सेशन के लिए इसी दिन इसी वक्त मिलते हैं हम लोग, इसी समय। ठीक है, और जूम ऐप पे ही हम मिलेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, शब्बा खैर, नमस्ते, थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी कुछ लोगों को अगर सवाल होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, या चार्ट में पूछ सकते, चार्ट में आप टाइप कर सकते, तो हम आपके कुछ सवाल होंगे तो अगले 10-15 मिनट है अपने पास, 5-10 मिनट है, तो उसमें हम कुछ सवाल लेंगे, उसके जवाब हम आपको देंगे। तो आपको अगर कुछ सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं या चार्ट में टाइप कर सकते हैं। बस 1 बाय 1 पूछिए, और उधर ऑप्शन में जाएंगे तो यू कैन रेज योर हैंड एंड उधर भी आप सवाल आपके पूछ सकते हैं। यस, किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, चार्ट में टाइप कीजिए। है किसी को कुछ सवाल आज के सेशन से रिलेटेड? आज के सत्र में जो चीजें देखी हमने, क्या क्या देखा, मैं एक बार समराइज करता हूँ। हमने देखा पहले कि सबसे पहले अपना ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते कि इस दुनिया के पीछे क्या है, कि जैसे कि कलाकृति है तो कलाकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि रचना है तो रचनाकार होना चाहिए, निर्माण है तो निर्माता होना चाहिए, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होना चाहिए। ठीक है, सृष्टि है तो हमने सृष्टिकर्ता होना चाहिए, वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर फिर हमने देखा कि अलग अलग चीजें की कानून है तो कानून बनाने वाला होना चाहिए, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना चाहिए। अगर हमने देखा कि एनर्जी है, मतलब अगर शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी, ABCDEF। ठीक है, वो सारी ABCDEF फॉर्मूला देखा। फिर हमने अलग अलग साइंटिस्ट क्या कहते देखा है कि इतना अच्छा सुंदर सृष्टि है जो नियम के तहत चलता है, वो कोई रैंडम नहीं है, व्यवस्थित सुसंगत। जो हमने देखा ये जो सृष्टि है वो अपने आप नहीं आ सकता, किसी सहयोग से नहीं आ सकता, उसके पीछे कोई बनाने वाला है, और वो बहुत सर्वशक्तिमान है, वो सर्वोत्तम है, बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि भगवान है। ऐसा अलग अलग साइंटिस्ट ने भी एडमिट किया, उन्होंने भी हमें बताया, वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है, सार्वभौम प्रशासन, और एक सरकार का जो अपना भारत किसी देश का सरकार, उनको कंपेयर किया। तो जैसे सरकार अपने प्रजा को खुश रखने के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग जरूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट करके रखती है, वैसे भगवान ने भी इस संसार में बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट करके रखी है अपने लिए। फिर हमने उसके बाद देखा कि $2 मिलियन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर ये सृष्टि का निर्माता कौन है और इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, वो देखा हमने, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि इस सृष्टि का निर्माण किया ही क्यों गया है ना, उसके पीछे कारण क्या है, वो हमें देखना है। तो ये दोनों सवाल के जवाब देके कि भगवान ने, एक रचनाकार ने, निर्माता है, इसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। और हमने देखा कि ये जो सृष्टि, अभी कोई लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ये सृष्टि निर्माण ही नहीं हुई, पहले से ऐसी थी। नहीं, फिजिक्स ने कैलकुलेट किया है, कार्बन डेटिंग वगैरह बहुत सारे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे अलग अलग जो फिजिक्स में भी बताए जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कार्बन डेटिंग, ये सारी चीजों को यूज करके
ये जो सृष्टि है उसका क्या किया जाता है, इसका एज इसका कैलकुलेट किया गया है। तो उन्होंने बताया कि सृष्टि एटम पहले से नहीं है, कि कुछ समय पहले इसको बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। तो भगवान ने इसका निर्माण किया है, हमें देख सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं संयोग से आते हैं। तो देखिए संयोग से आना है तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए 2-3 चीजें होनी चाहिए। वो तो संयोग दिखना चाहिए, बट हम में से किसी ने देखा है क्या, या कोई साइंटिस्ट ने देखा है कि सृष्टि का निर्माण होते हुए? नहीं, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, रिपीटेटिव, वो बार बार वही चीज होनी चाहिए। तो ठीक है, तो वैसा होना चाहिए। तो ये सृष्टि तो एक ही बार निर्माण हुई है, बार बार तो अभी नहीं दिखता हमें, बार बार सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वो भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसमें वो जो सारी चीजें हैं, तो इसलिए इसको संयोग कहना एक क्या होगी, मूर्खता होगी और कुछ नहीं। तो इसलिए इसको संयोग नहीं कहा जा सकता। और इसके पीछे बिग बैंग थ्योरी नहीं है, बिग ब्रेन है, एक बड़ा सा दिमाग है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है इस संसार के पीछे, इस संसार की रचना के पीछे, इस निर्माण के पीछे एक निर्माता है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि इससे क्या सीखना है, कि हमें क्या करना है इसको। एक ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो भी हम जवाब देखेंगे। बस एक लास्ट पॉइंट में इसका कंक्लूड करता, समराइज कर रहे हैं हम लोग, कि हमने देखा कि इससे सीखना क्या है, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है। तो विज्ञान को स्टडी करके, विज्ञान के हिसाब से हम इस दुनिया के जो बहुत सारे अलग अलग रहस्यमय दुनिया है, उसके रहस्य को खोल के हमने क्या करना है, इस सृष्टि का अभ्यास करना है। और उससे क्या करना है, सृष्टि इतनी अच्छी है, इतनी स्पेसिफिक है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ के हमें भगवान का गुणगान करना है और लोगों को बताना है कि ये सृष्टि संयोग से नहीं है, इसके पीछे निर्माता है। और इस सृष्टि में जो कुछ भी हो भगवान के आनंद के लिए और दूसरों के हित के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। और भगवान से प्यार करना हमें सीखना है, और भगवान के जो सारे बच्चे हैं उनको भी प्यार से ट्रीट करना, उनके साथ प्यार करना हमें सीखना है। ये हमने इसका अपना मुख्य कर्तव्य समझा है। अभी कुछ सवाल पूछे गए, उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उस सवालों के जवाब हम देखेंगे। देखिए, हमें पहला सवाल क्या पूछा है, if we ask someone to stop non-veg as it kills animal, they says कि you don't eat fruits vegetable as they also kills plant, how to answer such people? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा है किसी ने। तो देखिए, जैसे शेर है, तो शेर क्या करता है, वो कभी देखा आपने घास फूस खाते समय? नहीं, वो क्या करता है, नॉनवेज ही खाता है। हाथी जो है वो कभी नॉनवेज खाता है कि मुझे घास फूस खा के बहुत बोर हो रहा है, अभी थोड़ा नॉनवेज खा लेता हूँ? नहीं, उसके लिए वो घास फूस ही खाता है, वो फ्रूट वेजिटेरियन ही है। तो जानवर कभी नियम बदलते नहीं, उनके लिए जो बना है। तो शेर को नॉनवेज खाना मना नहीं है, उसके लिए वो अलाउड है, क्योंकि उसके लिए वही खाना है। जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के लिए जीवन है। तो किसी के लिए, और देख बोला गया है शास्त्रों में, बोला गया है कि किसी के लिए कोई खाना, किसी का कोई खाना होगा तो दूसरे के लिए वो जहर हो सकता है। ठीक है ना, और किसी के लिए कोई जहर हो सकता है, वो किसी और के लिए खाना हो सकता है। तो इंसान के लिए कुछ खाना दिया गया, स्पेसिफाई किया है भगवान ने खाने के लिए। इंसान को इतने सारे वेजिटेबल बनाए हैं, फल बनाए हैं, अनाज बना है, दूध है, दूध से इतने सारे अच्छे, इतने सारे प्रिपरेशन बनाए जा सकते हैं। और इसलिए भगवान ने हमें वेजिटेरियन रहने के लिए क्या किया गया है, अपना जो बनाया है शरीर, वो वेजिटेरियन के हिसाब से बनाया गया। साइंटिस्ट भी इसको एग्री करते हैं। अपने दांत देखो, देखिए आप जानवर, शेर देखो क्या करना है उसको, अगर गाय भैंस खाना है तो क्या करता है, उसको घर लेके जाके काटता है, उसको आसानी से काट के फिर पका के खाता है क्या? नहीं, वो खुद जब काट के वैसे ही खा लेता है। हमको उसको काटना पड़ता है, उसमें से बहुत सारे अनवांटेड निकालनी पड़ती है, पकाना पड़ता है। आप कर सकते हैं क्या, जाके भूख लगा मेरे को, बकरी के ऊपर जाके ऐसे कूद गए और उसको दांत काट के खा सकते? लाइसेंस भी नहीं होगा आपका और खा भी नहीं सकते ऐसे, है ना। इसलिए हम इससे समझ सकते हैं हम उसके लिए नहीं बने, नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने। और अपना इंटेस्टाइन का साइज देखो, अपना दांत का जो शेप है वो, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखो। और अभी साइंटिस्ट एग्री कर रहे हैं कि बहुत सारे दुनिया में जितने डिसीजेस है उसके लिए नॉन वेजिटेरियन एक बहुत बड़ा कॉज है। क्योंकि फॉरेन में भी बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है। क्यों वेजिटेरियन है वो लोग? तो वो इसलिए नहीं कि वो भगवान के बारे में तो उनको पता नहीं, बट वेजिटेरियन क्योंकि उनको पता से बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। बहुत सारे डिसीजेस का, जो बहुत सारे रोगों का मुख्य कारण है नॉनवेज। ठीक है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। और देखो, हमारे स्क्रिप्चर में बोला जाता है कि आप सिर्फ वेजिटेरियन मत रहो, हमें बोला जाता है आप कृष्णटेरियन बनो या भगवान टेरियन बनो। मतलब क्या, कि हम क्या करते हैं, भगवान ने जो बताया भगवत गीता में, ये चीजें तुम खाओ, ये मत खाओ।
और ये मुझे तो हम देखते कि वो सही है कि जो वनस्पति होते, पेड़ पौधे होते, उनमें भी क्या होते, पेड़ पौधों में भी क्या होती, जान होती है। उनको काटने से उनको भी दर्द होता है, उनको भी मारने से क्या होगा, पाप लगेगा, बराबर है, सही है। बट वनस्पति, ये पेड़ पौधे जो उनका जो चेतना है वो इतना विकसित नहीं, तो उनको काटने से बहुत कम हमें पाप लगेगा। और जो हम देखते हैं जानवरों को का चेतना बहुत ज्यादा विकसित होता है, तो उनको काटने से उतना ज्यादा क्या मिलेगा, पाप। जैसे आपने किसी जानवर को मार डाला तो आपको कुछ सजा नहीं मिलेगी, बट किसी इंसान का मर्डर किया तो जेल में डाला जाए, क्योंकि इंसान बहुत इंपॉर्टेंट, जानवर से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विकसित है उसका बुद्धि, है ना। या सिंपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज कोई घर में आपके बहुत सारे अलग अलग भाई बहन है आप लोग, और उसमें क्या हुआ कि आपका एक भाई बहन अगर छोटा सा हो, अगर देखेंगे वो अपाहिज है, उसको बोलते नहीं आता, उसको सुनाई नहीं देता, और उसको चलते नहीं आता। तो एक दिन आपके मम्मी पापा बाहर गए घूमने के लिए, और आपने क्या, वो बोले कि आपके भाई का ख्याल रख। तो आप दो तीन भाइयों ने मिलके क्या किया, वो अपाहिज भाई, उसको कुछ करते नहीं आता, उसको अपने खुद का रक्षा नहीं करते आते, उसको आपको, उसने क्या किया, आपने उसको काटा, अच्छे से काट के क्या किया, उसको पकाया, और उसको पका के खा लिया, और आपको बहुत अच्छा लगा उसका टेस्ट, है ना, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत अच्छा टेस्टी था वो। पता है आपको, सबसे ज्यादा अगर टेस्टी है तो ह्यूमन फ्लेश है, इसलिए जो ह्यूमंस को खाते हैं उनको आदत लग जाती है, पर वो किसी भी तरह के से ह्यूमन से मर्डर करके उनको खाने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप खाएंगे तो आपके मम्मी पापा वापस आएंगे, तो उन्होंने पूछा कि आपका छोटा भाई कहाँ पे, तो आपने बोला मैंने उसको क्या किया, काट के पका के खा लिया, बहुत अच्छा लग रहा था, आपको बहुत खुश होंगे, आपको बहुत अवार्ड देंगे क्या, नहीं, वो आपको मारेंगे, भले ही वो अपाहिज होगा आपका भाई, कैसे भी वो बिना काम का है, बट उसके प्रति उनका प्यार है, वो उनका खुद का अपना बच्चा है। तो वैसे ही सारे जानवर जो है वो क्या है, भगवान के बच्चे है ना, भगवान के बच्चे, भगवान खुद, उनको भगवान के बच्चे हमने देखा कि भगवान नहीं चाहते उनको कोई काट के खाए, समझ में आ रहा है। तो भगवान उनको, तो इसलिए भगवान नाराज हो गए, भगवान पनिशमेंट देंगे, आपके माँ बाप आपको पीटेंगे अगर आपने आपके भाई के साथ वैसा किया। काट के खाना छोड़ो, अगर आपने आपके छोटे भाई को पीटा तो आपके पेरेंट्स आपको आपको पनिशमेंट देंगे। तो वैसे ही भगवान के सारे बच्चे, जानवर, ये पेड़ पौधे, बट भगवान बोलते हैं भगवदगीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मतलब क्या है बोला है भगवान ने, पत्र मतलब पत्ते, पुष्प है ना, फूल, फल, पानी, ये सब चीजों को तुम क्या कर सकते हो, मुझे उसको ऑफर करके, मुझे अर्पण करके तुम उसको ग्रहण कर सकते हो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और वो प्रसाद, उसी को प्रसाद बोलते हैं भगवान। और उसको हम अगर भगवान का प्रसाद लेंगे तो हम पेड़ पौधों को काटने का भी पाप नहीं मिलेगा, और हमें क्या होगा, दिव्य प्रसाद मिलेगा भगवान का, और उससे अपनी चेतना दिव्य हो जाएगी। और देखिए जो नॉनवेज खाते हैं उनका, उनके अंदर काम, क्रोध, ये सारी चीजें बढ़ती जाती है, वो बहुत अलग अलग जो दुर्गुण है उनके अंदर विकसित होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमें वेजिटेरियन होना पड़ेगा। तो हमें भगवान का आइडियली तो प्रसाद ही खाना चाहिए, भगवान को जो हमने बनाया उसको भोग लगा के खाना चाहिए। भगवान ने भगवदगीता में नहीं बोला अंडम चिकनम मटनम, लेकिन वैसा बोला नहीं, उन्होंने क्या बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयचित। अगर आप प्यार से, भक्ति भाव से वो सब मुझे अर्पण करते तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ, और वो प्रसाद बन जाते तो आपको पाप लगेगा नहीं। जैसे देखिए किसी का खून करना गुनाह है, खून किया तो क्या होगा, आपको जेल में डाला जाएगा। बट आर्मी वाले लोग अगर टेररिस्ट को मारते, वो भी तो इंसान को ही मार रहे ना, बट उनको मेडल दिया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे है ना। अगर हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए करें, तो वैसे अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं, वेजिटेबल, फल फूल, उससे कुछ चीज बनाते, प्रिपरेशन बनाते, उसको अगर भगवान को अर्पण करके, नैवेद्य दिखा के, उनको भोग लगा के अगर हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसका ना ही पाप लगेगा, और उससे हमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और हमारे चेतना जो है वो विकसित हो जाएगी, एक दिव्य बन जाएगी, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर सद्गुण आने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। ये था आपके सवाल का जवाब। और किसी को कुछ सवाल है क्या, हम देखते हैं। यस, और एक सवाल पूछा है, व्हाई वी आर नॉट कैपेबल टू सी गॉड एंड फील हिज प्रेजेंस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही तो हम अगले सेशन में देखने वाले। देखिए, एक्सेस द ट्रूथ बियॉन्ड द फोर डिपिक्स, चार दोषों के परे जो ज्ञान है उसको हमें सीखना है अगले सेशन में अपना, वही गेटिंग द आईज टू सी गॉड, भगवान को देखने की कला, वही अपना अगला सेशन रहने वाला है। तो उस सेशन में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है, तो आप वो सवाल का जवाब जानने के लिए अगला सेशन जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है। तो बहुत डिटेल में है उसका चीज। यस, अभी सबको समझ में, और किसी को कुछ, तो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ लोग बोल रहे कि आवाज ठीक से नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वो हम लोग अगले सेशन में उसको
वो सारे जो प्रॉब्लम इस सेशन में हुए उसके ऊपर वर्क करने का ट्राई करेंगे, जो जो चीजें पॉसिबल है हमारी ओर से उसको चेंज करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस सेशन को आपने अटेंड किया और ये सारी चीजों को सीखा। और अभी मुझे मेरा भरोसा है कि आप ये सब चीजों को सीखेंगे और अपने दोस्तों, अपने जो रिलेटिव्स है जो मानते नहीं भगवान को, इनको ये सब वीडियो आप जरूर भेजेंगे तो उनको भी ये सब चीजें समझ जाएगी और उनका भी उसमें फायदा होगा, आपका भी भला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आप उस दूसरे के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। ज्ञान ही एक चीज ऐसा है कि जो शेयर करने से दूसरे के साथ बढ़ता है। तो आप सबने अपना इतना कीमती समय निकाल के ये सेशन अटेंड किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अगले सेशंस में भी सारे के सारे सेशंस अटेंड करेंगे। अगले सत्र भी आप अटेंड करेंगे अगले रविवार को, और हम उसमें आपके बाकी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हम इस सेशन को यहीं पे रोक देते थे, अगला सेशन जरूर आप अटेंड कीजिए, उसको मिस मत कीजिए। तब तक के लिए सत श्री अकाल, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। ठीक है, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, हरे कृष्णा। तो मिलते हैं अगले रविवार को इसी समय, इसी ऐप पे, इसी दिन। हरे कृष्णा। थैंक यू सर।